बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान और हम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। रमज़ान और हम की इस ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। बहुत सी खबरें लेके एक बार इस ट्रांसमिशन में हम हाजिर हैं। और पहली खबर क्या करें? कभी कभी जिंदगी में एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी देते हैं। न्यूज़ चैनल है, ब्रेकिंग न्यूज़ तो देना ही होता है। अभी जो उंगली आपने ऐसे करके ऐसे की हुई है वो अगर आप दिखा भी दें, ये देखें, ये मिस है, हम लोगों के साथ ही बात हो जाते हैं, काम करते हुए हो जाता है। नहीं, खबर देने वाले खबर नहीं बनने चाहिए, मेरा ख्याल आगे सही बात है, ये बात आपने बिल्कुल ठीक है। तो जी पहली खबर कौन सी है हमारे पास? हम आपको लेकर चलते हैं जी मदीना। और खबर वहाँ से है कि जिस तरह आधा रमज़ान सबीन हो चुका है, 15-16 रोज़े, और उसमें एक स्टैट सामने आता है कि कितने लोग वहाँ पर पहुँचे, कितने मुसलमान वहाँ पर पहुँचे, फर्जंदान इस्लाम वहाँ पर पहुँचे, इबादत की, उन्होंने रोज़ा रसूल पे हाज़िरी दी। 1.5 करोड़ अफराद माशाअल्लाह पहुँचे हैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी सब्ज़ गुंबद के साए में रोज़ा जिस तरह से वो अफ्तार करते हैं, जैसे वो सुबसैरी का माहौल होता है, ये तो खैर इस वक्त अफ्तारी का माहौल आपको दिखा रहा है कि तरावीह में जिस तरह से शिरकत करते हैं और खूबसूरत मनाजिर हमें आए दिन देखने को मिल रहे थे। बट इट्स अ ह्यूज नंबर, और ज़ाहिर रमज़ान में हम ये नंबर इससे ज़्यादा ज़ाहिर है हम एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं। बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है सबीन के रमज़ान वहाँ गुजारें और बिलखुसूस आखिरी अशरा वहाँ गुजारें, एतकाफ़ की सादत भी हासिल करें। ज़ाहिर है भी हम आखिरी अशरे की तरफ बढ़ भी रहे हैं, ऐसे में और रश बढ़ता चला जा रहा है कि बहुत से मुल्कों से, जिसमें सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया से आते हैं, पाकिस्तान से लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और इबादत भी करते हैं, अपने अपने मुल्कों के लिए भी दुआएं करते हैं, अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, और ज़रा एतकाफ़ की सादत भी हासिल करते हैं। और जिस तरह आजकल का माहौल, इसमें अफ्तारी के बाद कुछ देर वहाँ बैठ जाते हैं, फिर तरावी का एहतमाम होता है, बहुत खूबसूरत मनाजिर वहाँ के होते हैं। फिर जिस तरह रोज़े रसूल पे हाज़िरी होती है, और रियाज़ुल जन्ना वो जो मकाम जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से लेके मिंबर तक का जो रास्ता, उसमें भी ज़रा आप एप्लीकेशन सबको नसीब करे जी। ये सफ़र ऐसा है, ये तो सफ़र इश्क है, ये अल्लाह सबको नसीब करे जी। आमीन आमीन। बढ़ते आगे नाज़रीन, मौसम की बात कर लेते हैं। बाहर वैसे फील हुआ आपको बारिश का मौसम? नहीं, कल बहुत अनएक्सपेक्टेड बारिश हुई है। अच्छा, आज वैसे फोन पे तो आ रहा था कि बारिश है, लेकिन हुई नहीं है। लेकिन कल वाकई अनएक्सपेक्टेड बारिश थी कि हम जैसे घर पहुंचे, खत्म करके अपनी ट्रांसमिशन एंड अफ्तारी, एंड जब जैसे ही पहुंचे पता लगा बारिश, और तेज बारिश हुई है। मेरी तरफ नहीं हुई। अच्छा, वो फिर डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं ना, तो उनमें हो रही है। ओके, एनीवेज जी, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे हैं। क्वेटा, कलात, मस्तूम, हरनाई समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई है। क्वेटा में आलाबारी हुई है, ऐसे वाइट सब कुछ हो गया। एग्जैक्टली, और ये मार्च एंड होने लगा है, एंड होने वाला है। चलिए, आलाबारी तो फिर हो जाती है, लेकिन मैं आगे जाके बताऊंगा बर्फबारी कहाँ कहाँ हुई है। मस्तौंग की बात कर लें, बलोचिस्तान का इलाका है, वहाँ पर जितने नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, इतनी तेज़ बारिश हुई है। बारखान में भी हम ये देखना, नदी नालों में तुग़यानी है। क्वेटा योब रोड पर धानासर के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग हुई है, और इसीलिए उस सड़क को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तो पंजाब की बात कर लें, सियालकोट हो, मुल्तान हो, रावलपिंडी हो, स्थापना इस्लामाबाद के कुछ इलाके कि वहाँ पर भी बादल मरी के क्या हालात हैं? तेज हवाएं चली हैं और तेज बारिश वहाँ पे हुई है। बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन कहीं कहीं बर्फबारी हुई है, वो कश्मीर में हुई है। अच्छा, नीलम वैली में हुई है, केल में हुई है, काफी और मकामात हैं जहाँ पर बर्फबारी। लेकिन केपी की बात कर लें तो वहाँ पे कुछ मकामात ऐसे जहाँ पर बारिश हुई है, और महकमा मौसमियात ने यही पेशन गोई की है कि अभी मजीद बारिश भी हो सकती है। अब उन पहाड़ों पे जी, अब पहाड़ों पे क्या हुआ? हाँ, वादी नीलम पहाड़ों पर हुई है बर्फबारी। ताओबट, अरंकेल, बलाई इलाके वहाँ के सफ़ेद चादर ओढ़ ली। अब देखें, मार्च एंड हो रहा है, गोइंग टू स्टार्ट अप्रैल, और अभी तक वहाँ पे बर्फबारी वाला माहौल है। तो शायद नीलम जो है, इस पर लैंड स्लाइडिंग समझ नहीं आ रही, खुश हुए या उदास हुए। हाँ, ये क्लाइमेट चेंज ढाल लें, इस मौसम के ढाल लें, लेकिन साथ साथ थोड़ी फिक्र भी कर लें कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज के असरात हैं जो हम सबके ऊपर मुरतब हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। और एक जबरदस्त वीडियो हमारे पास आई है। बिल्कुल जी, किसकी किससे मुलाकात हुई? किसकी किससे मुलाकात हुई? वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई है नन्हे व्लॉगर शिराज से, ठीक है? क्योंकि जो उनका YouTube का जो उन्होंने कैप्शन दिया हुआ था, वो कैप्शन बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो कैप्शन ये था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मेट मी। सो दिस इज समथिंग, ये जो पॉजिटिव चेंज है, इस तरह का एटीट्यूड, ये हमारे बच्चों में देख के बड़ी खुशी हो रही होती है। जरा ये आपको सुनवाते हैं जी, क्या बातचीत हुई। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आप सुना, बड़े अच्छे व्लॉगर बन गए। हाँ, तो क्या दिखाओ ना, अपने व्लॉग दिखाओ जरा। क्या हाल है शिराज? आप ठीक हो? क्या हाल है? आप इस्लामाबाद आए हैं? वहाँ से गिलगित से आए? हाँ, गिलगित बल्तिस्तान। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आप सुना, बड़े अच्छे व्लॉगर बन गए। अच्छा, क्या बात है? गिलगित से आए हो? तो शिराज ने कहा नहीं, मैं गिलगित बल्तिस्तान से आया हूं। और
एग्जैक्टली। और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने उसे अपनी कुर्सी पे भी बिठाया, आज मैं वज़ीर आज़म, आज मैं वज़ीर आज़म, तो ज़ाहिर सब हंसना शुरू हो गया। वहाँ पर हमने देखा कि शिज़ा फातिमा भी मौजूद थी और अता तारिर साहब भी मौजूद थे इस दौरान, और ऐसे बहुत सारे रहनुमा और भी थे जिन्होंने उस नन्हे व्लॉगर से मुलाकात भी की शिराज से, और ये ज़बरदस्त एक्सपीरियंस उन्होंने सोशल मीडिया पे सबसे शेयर भी किया। और ये प्यारी सी उनकी नन्ही सी बहन जो है मुस्कान, वो भी वहाँ पे मौजूद। बिल्कुल ऐसे ही है, और बड़ी ही ज़बरदस्त मुलाकात। और हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह कितना मशहूर हो गया मोहम्मद शिराज, गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक, कैसे व्लॉग्स बनाता है, यूट्यूब भी ज़ाहिर इनको बहुत ज़्यादा सराह रहा है। हमारे प्रोग्राम में आए थे, वो क्लिप कितना वायरल हुआ शोएब? वो सुनवाते हैं, बल्कि आपको मिले नगमा इन्होंने गाया था, सुनवाते हैं आपको। इंशाल्लाह मैं सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है, कहीं नज़लों की कुर्बानी, कहीं नज़लों की मेहनत है। जब तारीख दे इसका लिखा नाम पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। क्या बात, अच्छा उस लड़के का कैसा लगा मेरा गाना? ही सुपर क्यूट माशाल्लाह माशाल्लाह। और जितनी इनकी वीडियोस देखते हैं हम सब बड़े एंजॉय करते हैं, कि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के सबसे जबरदस्त इनोसेंट क्यूट प्यारे व्लॉगर हैं, और कैसे जबरदस्त तरक्की कर रहे हैं। अल्लाह नजर ना लगाए। आमीन आमीन माशाल्लाह काज करें जी बार बार इस बच्चे को देखकर, और ऑफ कोर्स बहन मुस्कान एज़ वेल। बिल्कुल जी। आगे बढ़ते हैं माशाल्लाह। एक और बात पे भी कहते हैं, जैसी जबरदस्त ट्रेनिंग हो रही है, जिसका इंतजार था कि फिटनेस बेहतर हो, अब वो जब वीडियो सामने आने लगी है तो पूरी कौम बहुत खुश है, ताकि रिजल्ट हमारे सामने आएगा। कौमी क्रिकेटर्स की काकुल एकेडमी में आर्मी ट्रेनर्स के जेरे निगरानी भरपूर ट्रेनिंग उनकी जारी है। एकेडमी में भरपूर ट्रेनिंग, खिलाड़ियों की फिटनेस को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ जो है वो ड्रिल्स उनसे करवाई जा रही हैं, और आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में वो इस वक्त मौजूद हैं। 2 सेशन अच्छा उनके होते हैं। एक सेशन उनका होता है इफ्तार से कुछ देर पहले, जिसमें ऑब्वियसली वो कर रहे होते हैं, साइकिलिंग कर रहे होते हैं और वार्म अप कर रहे होते हैं। इस तरह के डिफरेंट सेशन से उनको गुजरना पड़ता है, साइकिलिंग करते हैं, और उसके अलावा बैडमिंटन भी खेल रहे होते हैं। उसके बाद इफ्तार के बाद प्रॉपर ट्रेनिंग उनकी शुरू होती है, और ऐसी उनसे एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं कि बस फिटनेस उनकी जबरदस्त हो जाएगी। जरूरत है, ये वक्त की जरूरत भी है जनाब, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए होती है, कौम उम्मीदें लगा के बैठे, लेकिन इट्स रियली गुड कि तमाम खिलाड़ी, तमाम प्लेयर्स बहुत डेडिकेटेड हैं और वहाँ पर वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। और स्पेशली जिस तरह से जहाँ से ट्रेनिंग मिल रही है वहाँ से तो फिर उम्मीद तो आपको रखनी है। बेशक ऐसे है, लेकिन अभी उसके साथ साथ एक और मामला है जो कि किसी करवट बैठा नहीं है कि कप्तान कौन होगा। That's the point, but let's see. काफी बहस हो रही है, let's see। बाबर आजम भी हो सकते हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी हो सकते हैं, कुछ नाम जो है ज़ाहिर है वो ज़ेरे बहस बाबर के चांस वैसे ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन शाहीन के लिए भी कोशिशें तो काफी ज्यादा हो रही हैं। कोशिश तो किसी की भी हो सकती है। उससे ज्यादा हो रही है। अच्छा, इक्वली इंपॉर्टेंट है सारे प्लेयर्स। एग्जैक्टली, ज़ाहिर है ये डिसाइड करना है फिर। और हर किसी ने अपनी स्ट्रेंथ मनवाई है और लोग पसंद भी करते हैं, सब टैलेंटेड, इसीलिए तो मुकाबला भी टफ है। ऐसे ही है। बढ़ते हैं आगे जनाब। बंदरों ने हल्ला बोल दिया है। क्यों? बोल सकते हैं, बोलते रहते हैं। वो थाईलैंड में हुआ है जनाब। ये गाड़ियों पर चढ़ दौड़े हैं, दुकानों से खाने की चीजें उठा कर ले गए हैं। अच्छा, पुलिस एहलकार गुलेल और बेहोश करने वाली गन्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन बंदर हैं किसी के हाथ आ नहीं रहे, ना वहां से भाग रहे हैं, बल्कि शरारतें कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं। सब लेके भाग गए तकरीबन। काफी कुछ मासूम सा जानवर है। अच्छा, गुलेल से भी मारा, लेकिन बंदर ने कहा किधर। अच्छा, वो देखिए जब उन्होंने गैंग बना लिया इतना, तो अब वो गैंग तो नहीं, कोई एक होते, 2 होते तो एक अलग बात होती है, पूरा ग्रुप है तो यूनिटी कुछ पकड़े भी है ना उन्होंने, लेकिन एक को पकड़े देखे वो देखे। अच्छा, वो साथ करते भाग गए। ये देखिए जरा। आगे बढ़े जी। अब जानवरों की बातें हो ही रही हैं तो कराची के चिड़ियाघर आपको ले चलते हैं। बब्बर शेर और पूमा, इनकी वहाँ पर आमद हुई है। अफ्रीकी नस्ल के शेर हैं और एक जोड़े को सफारी पार्क में मुंतकिल किया गया है, और चिड़ियाघर की इंतजामिया ने कहा कि जो सफारी मुंतकिल किए गए शेर का जोड़ा है, इसको साजगार माहौल फराहम किया जाएगा अफजाइश नस्ल ताकि हो सके। और ज़ाहिर है हम देखते भी हैं कि कराची में एक तो सफारी पार्क, एक कराची ज़ू, ये 2 ही बड़े ज़ू हैं वहाँ पर। अदरवाइज़ तो कराची से बाहर फिर अब बहुत से फार्म हाउसेस का रुझान है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर लोगों ने रखे होते हैं जानवर, उसमें शेर भी हैं, उसमें चीते भी हैं, उसमें और भी बड़े जानवर हैं वहाँ पर होते हैं। चलें आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आते हैं, दीगर सेगमेंट्स के साथ रहिए रमजान और हम में हमारे साथ। मजेदार पकवान हमारा सेगमेंट रमजान और हम में, जिसमें हम जाएंगे किचन में और देखेंगे कि आज किचन में सबा क्या कर रही है। सबा को वैसे बहुत छेड़ते भी हैं, लेकिन फिर भी है कि सबा क्विकली अपने रेसिपी जो है रेडी कर लेती है। जी अस्सलाम वालेकुम सबा, आज क्या बन रहा है? वालेकुम अस्सलाम। आज हम लोग बना रहे हैं
क्रिस्पी पोटैटो पिन विंग्स। मूविंग ऑन, और हम नेक्स्ट बना रहे हैं लेमन मिंट मार्गरीटा। आई थिंक बनाते हैं घर पे लोग नॉर्मली भी, और थोड़ा सा बस इसमें मैं ये चेंज करती हूँ कि डायरेक्ट मिंट को सिर्फ जग में पीसने के उसका शुगर सिरप बना के और उसके अंदर मिंट फ्लेवर इन्फ्यूज़ करके फिर उसको पीसती हूँ। और हम लोग बनाए क्रिस्पी पोटैटो पिन व्हील। सही है, उसके लिए मैं स्टार्ट कर दूँगी। पहले मेरे पास बोल है, यहाँ पे बोल लेके, और बोल में हम ऐड कर देंगे अपना मैश्ड पोटैटो। 300 ग्राम्स है हमारे पास। अब आप इस रेसिपी को अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हैं। इसके अंदर मैश्ड पोटैटोज ऐड कर दिया है, और फिर हम डाल रहे हैं ज़ीरा और अमचूर पाउडर, और थोड़ा सा इसमें वो है चिकन पाउडर। फिर मेरे पास है धनिया पाउडर। सब कुछ आपने 1 टीस्पून डालना है। ये है ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा साबुत था इससे पहले और अब ये पाउडर है। और गरम मसाला पाउडर, ये भी 1 टीस्पून डालिएगा। फिर है अदरक, ड्राइड अदरक का पाउडर, या जिसे सौंठ भी कहते हैं, 1 टीस्पून। हल्दी 1 टीस्पून, एंड नमक है। नमक आप हस्बे जायका रख सकते हैं, बट 1 टीस्पून से स्टार्ट करें, और जैसे फिर समझ में आए, अगर ज़्यादा करना है ज़्यादा कर लीजिएगा। और सेम गोज़ फॉर लाल मिर्च, 1 टीस्पून। एंड देन वी हैव हरी मिर्च, बिल्कुल बारीक सी चॉप हुई हुई, ताकि हमें बाद में जब हम इसको रोल करें या फोल्ड करें तो उसके अंदर से गिर ना जाए। और इसमें डल रहा है धनिया चॉप हुआ हुआ, इसके अंदर इसकी डंडियाँ भी चॉप हुई हुई हैं। अच्छा जी, इसको एक क्विक मिक्स करके साइड पे रख देते हैं। सब मटेरियल बहुत थोड़ा लग रहा है आज सबा, नहीं? शायद अभी कुछ चीजें ऐड होंगी इसमें भी, और कुछ भी ऐड ये भी बनेंगे, ज़्यादा पीसेस बनेंगे। अच्छा, यस। इसका बनाएंगे आप लोग डो बनाएंगे आप लोग ने। मैं पहले से बना के रख दिया है, ठीक है। लेकिन आपने डो के लिए घर पे क्या करना है, 1 कप फ्लावर लेना है, और आपने लेना है सेमोलिना या सूजी 2 टेबलस्पून, और फिर आपने लेना है कुकिंग ऑयल 2 टीस्पून। इसके अंदर इसके डो का जब आप यानी डो बना रहे होंगे उस टाइम पे आपने सारी चीज़ें ऐड करनी है। अजवाइन ऐड करना है 1 टीस्पून, और आपने ऐड करना है आधा टीस्पून नमक। ये सब कुछ ऐड करके पानी के साथ उसको गूंद लें, जैसे कि गूंदते हैं इस तरह से ये बन जाएगा डो आपका। और फिर इसको साइड पे रख दें 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये आराम से ग्लूटेन्स इसके सारे रिलैक्स हो जाए सब तरह से, और ये अच्छा सा स्ट्रेची सा डो बन जाए। इसके बाद आपने अपने इस वर्क एरिया पे सूखा मैदा थोड़ा सा ऐसे करके डाल लें बोर्ड पे, ताकि स्टिक ना करे। और एक पेड़ा टाइप का ले लें इसका, तो साइड पे रख देते हैं। इसके बाद इसकी जैसे हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से पतली सी गोल रोटी। यस, गोल ना भी हो तो भी चलेगा। अच्छा, मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले ना यहाँ ऑयल चढ़ाने का सोच रही हूँ, ताकि ऑयल होता रहे और फिर हम आगे काम करें। थोड़ा सा शैलो फ्राई सेटिंग का ऑयल ले लें, तकरीबन आधा कप मेजर। जब तक ये गर्म होगा तब तक हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। अच्छा जी, जो आपने यहाँ पे मिक्स बनाया था उसको अब ले लेंगे, और इसको ना अपने हाथ से स्प्रेड कर देना है। अगेन इवनली, इवन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। थोड़ी सी एजेस बच जाएंगी, कोई बात नहीं। ये कवर करने के बाद आपने क्या करना है, इसको फोल्ड करना है, रोल ऐसे करके रोल कर लीजिएगा इसको। ओके सबा, ये तो जबरदस्त आपने एक पूरा रोल फॉर्म में कर दिया इसको। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, आजकल जो रेसिपीज हम बना रहे हैं वैसे वो ज्यादा झटपट। हाँ, वेरी क्विक। यस अच्छा, सबा ने एक दिन कहा था we really need to keep time in mind। वाकई देखिए रोजाना वो कुछ ऐसी चीज बनाते हैं बिल्कुल हटके होती है, कुछ नया, कुछ डिफरेंट। वैसे बच्चों वाले घर में तो वैसे भी डिफरेंट चीजें बनानी बहुत जरूरी है, कि वो इसी बहाने खा लेते हैं, कुछ नया है।
अब ना इसको आपने वन स्विफ्ट मोशन में इसको कट करना है, यानी इससे बिल्कुल दबाना नहीं है, आगे पीछे नहीं करना है, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो सब खराब हो जाएगा। एक झटके में कट करना है इसको, सही है, थ्रू एंड थ्रू। या इसकी एक टेक्निक होती है जो धागे से भी कट कर सकते हैं। और आपने छुरी का बहुत ध्यान करना है, छुरी का ना आपने इस्तेमाल जो है वो बहुत तरीके से। अब आप एक्सपर्ट हैं ऑब्वियसली, वरना फिर ये हो जाता है जी। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, इसको अपनी हथेली पे रख के और ऐसे करके ना प्रेस कर देना है। तो ये क्या होगा, पिन व्हील का सा शेप जो है ना वो खुद ही रिवील कर देगा अपना। पिन व्हील से स्पिन व्हील वो तो दिखा रही है नहीं, इन एक्चुअल क्या पिन व्हील बिकॉज ऑफ द शेप। इस तरह से ये आपके देखें एक रोल में तकरीबन 7, 8, 9 से 10 बन गए हैं, राइट। अगर आप इसी रेसिपी को डबल एंड ट्रिपल कर लेंगे तो वो अच्छी खासी क्वांटिटी में बन जाएगी। और सिंस इतना ज़्यादा एक ही आइटम पे जोर होता नहीं है, हमारे टेबल पे माशाल्लाह से डिफरेंट आइटम्स रखे होते हैं, तो आई थिंक ये क्वांटिटी इसके लिए इनफ होगी। थोड़ा सा इधर चेक भी कर लेते हैं क्या चल रहा है। यस, अब ये देख ले, कलर हमें डार्क लग रहा है लेकिन वो कैमरे में लग रहा है। पलटना ये सही है, हाँ। पलट कर फिर पलटना। कितना पक गया है ये देखने का एक बहाना। ओ, बन भी गए। दूर से कुकीज वाली फीलिंग आ रही है। हाँ ना। चलें जी, ड्रिंक के लिए हमने करना है पैन ऑन। सबसे पहले तो फ्लेम, और फ्लेम के अंदर हम ऐड कर देंगे 2 कप्स वाटर। आई पुट माई जग हियर। आप यहाँ पे 2 कप्स वाटर को स्किप कर सकते हैं और ये पूरा शुगर सिरप स्टेप स्किप कर सकते हैं। अगर आप सोडा वाटर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी तरह का सोडा वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो फिर ये डायरेक्ट आप ब्लेंड कर लीजिएगा, या थोड़ी सी चीनी में मिंट के साथ आप बना लेंगे फ्लेवर इन्फ्यूज़ करने के लिए। अभी मैं चीनी से बना रही हूँ तो इसलिए मैं मिंट लीव्स डाल दूँगी इधर चीनी समेत। और लेमन नहीं डलेगा अभी। बाकी अशिया ऐड कर देते हैं ब्लेंडर में। हमारे पास है ब्लैक सॉल्ट 1 पिंच और लेमन जूस ओके 2 to 3 टेबल स्पून, और फिर उस हिसाब से आपने चीनी ऐड करनी है जो कि उधर मैंने ऐड कर दी है, क्योंकि ये याद रखें कि जितना लेमन जूस होता है ना उसके हिसाब से उतनी चीनी तो डलती है, फिर कम ज़्यादा करते हैं बाज़ दफ़ा, क्योंकि कुछ लोगों को ना टॉर्ट लेमन पसंद होता है, लाइक माई सेल्फ। अच्छा जी, बर्फ है उसके अंदर जो है वो ड्रिंक ऐड कर दी है सबा ने। अब मैंने और यहाँ पे तकरीबन 2 पिंचेस ब्लैक सॉल्ट ऐड कर दिया है। सही, ये रहा लिड, और बस 1 2 3 yalla go। And this is done। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। चलें जी, ये हो गया। All right, let's dish this out here। All right, this is done। ग्रेट, जबरदस्त जी। दोनों डिशेस हमारी रेडी हो चुकी हैं। क्रिस्पी पोटैटो पिन व्हील्स, जो कि आज हमारे लिए भी एक बहुत नई डिश भी थी। जी आज हमें पिन व्हील का भी पता चल गया। पिन व्हील का पता चल गया, नहीं पता था, लेकिन ये नहीं पता कि उसे पिन व्हील कहते हैं। खेला हुआ था उसके साथ। उसके साथ है जी लेमन मिंट मार्गरीटा, जबरदस्त, वेरी रिफ्रेशिंग। अब चूंकि समर्स आ चुके हैं तो ज़रा ऐसी ड्रिंक्स बन ही रही होती हैं। हाँ, तो नाजरीन ट्राई जरूर करना है, फीडबैक भी देना है आपने, और मुझे लगता है कि बच्चे अगर देखेंगे ना एक बार वो जिद जरूर करेंगे कि बना के दें जी। बड़े टेम्पटिंग से हैं। समा, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेगमेंट। डिश रेडी, ड्रिंक भी रेडी। नाजरीन ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी जिंदगी माशरे के कमजोर तबकात की फलाह के लिए वक्फ कर दी है और वो माशरे की जबरदस्त खिदमात सर अंजाम दे रही है। हम बात करें सादिका सलाहुद्दीन की, जिनका
ویژن ہے کہ بہتر تعلیم اور روزگار کی سہولیات کے ذریعے عوام کا معیار زندگی وہ بہتر بنا سکے, اور بہت سارے اسکولس انہوں نے قائم کیے ہیں. سندھ کے علاقوں کی بات کی جائے, لیکن مزید ہم بتاتے ہیں, ایک ان کا پیکیج ہے چھوٹا سا جس میں ان کا انٹروڈکشن آپ سے کرواتے ہیں. صادقہ صلاح الدین اپنی زندگی مارجنلائزڈ افراد کی فلاح کے مشن کو وقف کر چکی ہیں, اور وہ تعلیم اور بہتر روزگار سے ان کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے کوشاں ہیں. انڈس ریسورس سینٹر IRC کی پرعزم بانی اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پہ صادقہ اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ 70 اسکولوں کا انتظام سنبھالتی ہیں, جو خیرپور, دادو, جامشورو اور سکھر ڈسٹرکٹ جیسے دور دراز علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں. صادقہ کے اس مضبوط ارادے کے سہارے چلتے ان اسکولوں میں 640 سے زیادہ مقامی اساتذہ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, جن میں زیادہ تعداد خواتین اساتذہ کی ہے, جو 18,000 سے زائد طالب علموں کو تعلیم کی روشنی پہنچا رہے ہیں. ہر سال تقریباً 900 طالب علم کامیابی سے IRC کے سوجڑو ڈسٹرکٹ سے فارغ التحصیل ہو کر نکلتے ہیں. ان کے مضبوط ارادوں اور خدمات کے اعتراف میں انہیں سندھی ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ نے 2014 میں سراج انسٹیٹیوٹ آف سندھ اسٹڈیز نے 2019 میں اور سندھ کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن نے 2020 میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا. بہت سارے ایوارڈز اپنے نام کر چکے ہیں, اور ظاہر ہے وہ ایوارڈز وہ اکنالجمنٹ آپ کو تبھی ملتی ہے جب آپ نے زبردست اور بہترین جو کام بھی ہے وہ بھی کیا ہو. صادقہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام. بالکل اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ. صادقہ, ہم ویمن لیڈرز ایوارڈ سے شروع کرتے ہیں. ایوارڈ کو کی بہت مبارکباد بھی ہو آپ کو. کیسا لگ رہا ہے ابھی تک, کیونکہ ظاہر ہے اس کے بعد ہماری بات چیت آج ہو رہی ہے؟ جی ایوارڈ کی جو خوشی ہے وہ چلتی جا رہی ہے, مستقل چلتی جا رہی ہے, اور جس طرح لوگوں کو پتہ چلا ہے اور انہوں نے مبارکباد دی ہے, کیونکہ اس ایوارڈ کی عزت بہت ہے. ایوارڈ تو بہت سارے ہوتے ہیں, تو میں واقعی بہت شکر گزار ہوں کہ ہم نے اتنی عزت مجھے دی. اللہ آپ کی عزت میں اور اضافہ کرے. صادقہ صاحبہ, آپ تھوڑا سا کام سے متعلق بھی جاننا چاہیں گے. انڈس ریسورس سینٹر جس طریقے سے قائم ہوا, ذرا ایک دہائیوں کا سفر ہے, اس کا آغاز کیسے ہوا اس کا؟ جی, انڈس ریسورس سینٹر ہم نے قائم کیا تھا 2000 میں, سن 2000 میں. اس سے پہلے میں آغا خان فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کرتی تھی, اور میں نے وہاں سے بہت سیکھا اور بہت, لیکن خواہشات کی تو کوئی انتہا نہیں ہے نا. اللہ میاں نے کچھ بنایا ایسے انسان کو, تو بہت ساری چیزیں کرنے کو جی چاہتا تھا, جو ظاہر ہے کسی ایک دوسرے ادارے کے اندر بیٹھ کے آدمی نہیں کر سکتا. تو پھر یہی سوچا کہ وہ نوکری چھوڑ کے میں یہ نیا کام شروع کروں, اور ان لوگوں کے ساتھ وہ تمام اپنے شوق پورے کروں جو میں شاید وہاں نہیں کر سکی تھی. تو ایک شوق یہ تھا کہ تعلیم ہو, اور تعلیم خاص طور سے بچیوں کی ہو, کیونکہ بچیوں کی تعلیم کے بغیر ہم بڑی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, لیکن میں تصور نہیں کر سکتی کہ کوئی بھی ملک, کوئی بھی خاندان, کوئی بھی علاقہ ترقی کر سکتا ہو بچیوں کی تعلیم کے بغیر. تو بہت بنیادی چیز ہے. تو وہ ہم نے شوق اپنا پورا کیا. تو سن 2000 میں ہم نے اس کو بنایا تھا. کچھ ہم خیال لوگ تھے, ہم لوگ بیٹھے اور ہم نے اس کو سوچا اور آگے بڑھایا. میں نے بس فل ٹائم اسی میں پھر شروع کر دیا کام, اور جب سے اب تک میں ماشاءاللہ. اور اب جیسے آپ نے بتایا, جی ہاں صادقہ صاحب, 640 استاد جی یہ جی, لیکن آغاز جی جب ایک ٹیچر کو ڈھونڈنا مشکل ہو, جب ایک استاد کی تلاش میں مارا پھرنا ہو, وہ چیلنج کتنا بڑا تھا؟ رائٹ, وہ بہت بڑا چیلنج تھا. کہیں تو ہمیں بڑی کمپرومائز کرنی پڑی کہ ہم اسکول وہاں کھولیں جہاں ضرورت ہے, یا وہاں کھولیں جہاں کوئی لڑکی میٹرک پاس ہے. تو اس طرح کی کمپرومائزز ہمیں کرنی پڑی, اور ہم بڑی خوشی سے جہاں ہمیں کوئی میٹرک پاس لڑکی ملتی تھی ہم اس کا ٹیسٹ لے کے اور کوشش کرتے تھے کہ ہم اسے اپنے اس میں شامل کر لیں, اپنے جلوس میں شامل کر لیں. لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ وہ لڑکیاں جو ہر سال نکل رہی ہیں, جیسے آپ نے پیکیج میں بتایا 900 لوگ میٹرک پاس کر رہے ہیں, تو وہ لڑکیاں جو اب نکل رہی ہیں اب انہیں روزگار چاہیے. ہمارے ایک گاؤں میں, خیرپور میں اس دن گئی تو مجھے بڑی جا کے حیرت ہوئی کہ ہماری اپنی جو
एलमनाई थी, 10 लड़कियां इंजीनियर बैठी हुई हैं लेकिन नौकरी नहीं है। तो अब जो चैलेंज है वो बिल्कुल दूसरी नौइयत का है कि लड़कियां पढ़ गई, नौकरी नहीं है। हम कोशिश करते हैं, उसमें से बहुत सारी लड़कियां, कोई मेरा ख्याल है 96 के करीब हमारे ही सिस्टम में टीचर्स होके वापस आ गई। बहुत सारी लड़कियां जो आसपास स्कूल खुल रहे हैं उसमें चली गई। लेकिन ये कि इंजीनियर को अगर नौकरी चाहिए तो शहर में चाहिए, ये बच्चियां इतनी दूर गाँवों में रह रही हैं तो इनके लिए मौक़े ज़ाहिर है उसके लिए कम है। मगर उसमें से भी कुछ जो है वो सिलेक्ट हो गई, टीचर्स का जब रिक्रूटमेंट का इम्तहान हुआ और उसमें चली गई। लेकिन जो उनका एम्बिशन है, जो उनके ख्वाब हैं, जिस तरह वो सोचती हैं, जिस तरह वो अपनी ज़ात के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने ख़ानदान के बारे में, उन सोचों में जो तब्दीली आई है वो तब्दीली मैं समझती हूँ बहुत बड़ा एक मशअले राह है और बहुत बड़ा एक कमाल है कि जो इनको आगे बढ़ाता रहेगा इंशाल्लाह। सही बात है, जो चेंज की आपने बात की ना, वो चेंज बड़ा ज़रूरी है। और जाहिर है जिस इलाके में आपने वो स्कूल कायम किया, जो सेंटर कायम है, वहाँ पर वो चेंज वहीं से शुरू हो जाएगा। तो आज भी क्या ऐसी सिचुएशन आप फेस करती हैं जिन इलाकों में आपने स्कूल अभी ओपन किए हुए हैं, तो क्या वहाँ पर अभी भी बच्चियों को भेजने के लिए लोग इनकार कर रहे होते हैं और आपको उनको कायल करना पड़ा होता है कि अपनी बच्चियों को स्कूल भेजें, ये मैंने इन्हीं के लिए बनाए हैं? नहीं, मेरा ख्याल है ये सिचुएशन तो शुरू में भी नहीं थी, क्योंकि मैंने ये देखा कि हम यहाँ कहते हैं कि लोग कंजर्वेटिव हैं, बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहते। मैंने ये देखा कि तमाम माँ बाप हम जैसे माँ बाप की तरह अपनी बच्चियों को और बच्चों को दोनों को बहुत अच्छी तालीम देना चाहते हैं। लेकिन मसला हमारा ज़्यादा वो सप्लाई साइड का है कि हमारे स्कूल ऐसे नहीं कि जहाँ टीचर रोज़ आते हों और स्कूल खूबसूरत हो और प्यार मोहब्बत से पढ़ाया जाता हो। बच्चे आते हैं कुछ दिन, उसके बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो ये जो या स्कूल इतने दूर हैं कि बच्चियां तो पैदल जा नहीं सकती इतनी दूर, जो रास्ते के मसाइल होते हैं वो गांव देहात में तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो मैं शुरू से यही, मेरे लिए ये बड़ी लर्निंग थी कि मैं ये समझ के गई थी कि हम इनके लिए स्कूल खोलेंगे और फिर इनको मोबिलाइज करेंगे और फिर इनसे कहेंगे और माँ बाप से कुछ। यहाँ तो ऐसा हुआ ही नहीं। जिस दिन पहला स्कूल खोला उस दिन पहले दिन 68 बच्चियाँ, एक गांव जो जामशोरों के करीब है वहाँ पे हमने खोला था स्कूल, और 68 बच्चियाँ जो थी वो हमारे स्कूल में आके दाखिल हुई। तो इसका मतलब है कि माँ बाप बेचैन थे कि वो किसी तरह उनको दाखिल करें। और वहाँ पे गांव के लोगों ने हमें ये बताया था कि 12 साल पहले स्कूल बना था लेकिन 12 साल से कोई टीचर नहीं आई। तो अब अगर 12 साल से टीचर, उस ज़माने में ये मसाइल बहुत ज़्यादा होते थे। मुझे खुशी होती है ये कहते हुए कि अब इतने साल गुजरने के बाद सरकार हो या गैर सरकारी जो काम करने वाले हैं, उन सब लोगों ने काफ़ी सीखा और ये समझने की कोशिश की है कि मसला हमारा है। दरअसल हमें अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाना है, हमें अपने स्कूलों को ऐसा बनाना है जो लोगों को अच्छी ज़िंदगी गुजारना सिखाएं। सिर्फ तारीख जोग्राफी से ज़िंदगी नहीं गुजरती, बहुत सारी और स्किल्स भी चाहिए होती हैं। हम अपने बच्चियों को, आप हैरान होंगी कि हम अपनी बच्चियों को निकाहनामा तक पढ़ाते हैं कि तुम्हारे हुकूक क्या हैं। जब तुम्हारी शादी हो तो निकाहनामा पढ़ लेना ज़रूर। जी, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं क्योंकि तालीम के साथ आप लोग तरबियत भी कर रहे हैं, जो ढंग है उनको। जी, उनको ये एहसास दिला रहे हैं कि वो इस मुल्क की एक मुकम्मल शहरी हैं और उस मुकम्मल शहरी के आईन ने बहुत सारे आईन तक वो रखे हुए हैं, हुकूक रखे हुए हैं। उन हुकूक को हासिल करना उनकी ज़िम्मेदारी भी है। सिर्फ ये नहीं कि उनके लिए ज़रूरी है बल्कि उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो। तो हम उनको ये भी बताते हैं कि भाई मज़ाकरात कैसे करो, अपने फैसले क्या सोच के करो, माँ बाप से अगर कोई बात करनी है तो किस तरह तहजीब का दामन हाथ से न छूटे और अपनी बात भी कह सको। तो मुझे बहुत मज़ा आता है जब वो लड़कियाँ, ये 6ठी 7वीं 8वीं जमात में ये तरबियत होती है, क्योंकि 9वीं 10वीं में बच्चे मसरूफ़ ज़्यादा हो जाते हैं, 6ठी से पहले छोटे ज़्यादा होते हैं। तो ये जो एडोलेसेंट का ज़माना है, जो एक मुश्किल उम्र का एक हिस्सा होता है कि जिसमें बच्चे बदमिजाज भी हो जाते हैं, जिसमें उनके अंदर भी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, उनके बाहर भी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, उनकी सोच में भी आ रही होती हैं। और वहाँ पे उन बच्चियों को
कुछ अब ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है कि जो उनकी बात को समझ सकें, जो उनके मसाइल को समझ सकें, जो उनके हालात को समझ सकें और जो उनको सही मशवरे दे सकें। तो ये बच्चियां फिर वो उन सही मशवरों की तलाश में होती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि टीचर्स को हम ऐसे ट्रेन करें कि वो बच्चियों के इन मसाइल को समझें, इनको सही मशवरे दे सकें, उनकी जो दोस्त हैं आसपास वो उनको सही मशवरे दे सकें। सक्सेस स्टोरीज भी होती हैं आपके पास? जी सक्सेस स्टोरीज माशाल्लाह बहुत होती हैं। माशाल्लाह। वो उनके कैरियर की भी होती हैं और वो उनकी ज़िंदगी में और जो कुछ उन्होंने चीज़ें की हैं उसकी भी होती हैं। और मैंने देखा कि हम ख़ानदानों की बात करते हैं क्योंकि ये सब बच्चियां बहुत बड़े घरानों से, बड़े से मेरा मतलब है तादाद में बहुत बड़ा ख़ानदान, बड़ा और कुनबा होता है, सारे झमेलों से निकल के आती हैं, तो बड़ा कुनबा होता है। तो उनको एहसास है कि बड़े कुनबे में किस तरह बच्चों की वो तरबियत नहीं हो सकती कि जो वो करना चाहती हैं। तो ये भी एक उनकी अपनी सोच है उनकी, और वो इसी से निकली है कि क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं, तो इसलिए वो ये समझती हैं कि बच्चे इतने ही होने चाहिए कि जितने बच्चों की जिम्मेदारी दुरुस्त तरीके से पाल सकें और रिसोर्सेज दे सकें। बहुत अहम बात है। एक बड़ा चैलेंज पाकिस्तान को वैसे भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का है। सरकार साहबा, लास्ट में कोई शिकायत भी है आज की जनरेशन से? ज़ाहिर है बहुत करीब से आप देखती हैं उनको, बहुत से इलाकों में आप जाती हैं, बहुत से स्कूल, लेकिन क्या कोई शिकायत भी है आज के बच्चे से? नहीं, मेरा ख्याल है शिकायत का तो मुझे हक भी नहीं है, क्योंकि हमने इस जनरेशन को दिया क्या है जो हम उनसे शिकायत करना शुरू करें, तो उसका तो हक नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जनरेशन बहुत पिसी हुई जनरेशन है और बड़ी कई दुनियाओं में एक साथ रहने वाली जनरेशन है। आप ये देखें कि घरों के जो हमारे माहौल हैं वो वैसे ही हैं जैसे पहले थे। घरों के अंदर पाबंदियां हैं, ख़ासतौर से लड़कियों पे बहुत पाबंदियां हैं। वो सारी जो रस्में रिवाज, ज़बरदस्ती की शादियाँ, क्या होती है आटे की शादियाँ और इस तरह की चीज़ें बच्चियों की तकदीर में लिख दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ होती हैं। और फिर अब क्योंकि टेलीविज़न का ज़माना है, हम टीवी के भी ड्रामे खूब देखती हैं, तो ये जब चीज़ें देखती हैं वो, और उन्हें ये नज़र आता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और औरतें किस तरह रह रही हैं और किस तरह कितने बड़े बड़े काम कर रही हैं, तो उनका ज़ाहिर है उनका शौक़ भी बढ़ता है। तो अब एक अजीब सी बात है कि हाथ में मोबाइल है, घर में पाबंदियाँ हैं, बाहर निकली स्कूल में तो थोड़ी सी आज़ादी मिल गई, तो अब वो कई दुनियाओं को एक साथ लेके चलना ये इतना आसान काम नहीं है। इसी तरह से फ्रस्ट्रेशन भी आती है। और आपने बिल्कुल सही बात की कि हमने आज के बच्चे को, इस जनरेशन को दिया ही क्या है कि हम उनसे गिले भी कर रहे हो। बहुत ज़बरदस्त काम आप कर रही हैं, बड़ी प्यारी सोच के साथ। और ज़ाहिर बहुत सारे बच्चे इस वक्त तालीम है जो कि हम दोबारा जब आपसे बात करेंगे ज़ाहिर उनमें भी, उनकी तादाद में भी इजाफा हो गया होगा। हमेशा सलामत रखें। सादिका साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। खुशबू की बात करते हैं। जी खुशबू को फैलने का बहुत शौक है, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए। वाह 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 वाह, मुकर्रर। एक और बारी बहुत है, क्योंकि टॉपिक ये है कि खुशबू तंग कर रही है। किसको तंग कर रही है, ये हमारा आज का मौजू है। शौक सबको है खुशबू। इस शेर में शायर कहते हैं कि खुशबू हमें बड़ी पसंद है, लेकिन जाहिर है वो हवा में चली जाती है, हवा से हमारे अंदर चली जाती है, फिर हमें डिफरेंट एलर्जीज कर देती है। क्या मैंने सही तशरीह की? आप नहीं, तशरीह आपने हमारे मौजू के हिसाब से ठीक की है। अच्छा। उस शेर में शायर ने से कोई बात नहीं की थी। ओहदे तो ना पाकू, ये हमारी अपनी सोच है। बात है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, सभी बच्चे भी इसमें शामिल हैं, जिनको एलर्जी होती है। और किस चीज से? खुशबू से, फ्रेग्रेंस से। वो चाहे परफ्यूम है, वो चाहे कोई और खुशबू है, चाहे आप एयर फ्रेशनर्स आप घर में कर रहे हो, या कोई भी सफाई के लिए आपने ऐसा महलूल इस्तेमाल किया है जिसमें कि खुशबू है, तो बच्चों को एलर्जी होती है। फौरन से कफ, स्नीज, महलूल इस्तेमाल किया। वाह, शायरी का असर हो गया साथ-साथ। ठीक है जी, आपकी जो एलर्जी का मौजू है इस पे उन्हें बात करें। हमें ज्वाइन कीजिए डॉक्टर रूबिया उस्मान। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जी। ये खुशबू किसको तंग करती है? तो जो लोग एलर्जी प्रोन होते हैं, देयर आर सर्टेन पीपल जिनको एटोपी होती है। एक चीज़ एटोपी का मतलब है कि आपके जिस्म के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एलर्जेंस हैं, एलर्जी प्रोन है आप। ये एस्थमेटिक्स होते हैं बहुत कॉमनली। वो लोग जिनको एक्जिमा होता है वो भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। वो लोग जिनको स्किन काफ़ी सेंसिटिव हम कंसिडर करते हैं कि जी इन्हें कुछ भी लगाएं, कुछ भी पहनाएं, एकदम कुछ हो जाता है, सो दे विल रिएक्ट मोर टू परफ्यूम्स। उनका हमेशा जो है कोई भी एलर्जिक रिएक्शन आम पॉपुलेशन से ज़्यादा होगा। पहली बात तो ये।
दूसरी बात ये कि कुछ एलर्जीज हमारी ऐसी भी होती हैं, खासतौर पे हेयर डाई वाली, जो टाइम के साथ साथ बढ़ती भी हैं। तो आपका फर्स्ट एक्सपोजर जो होता है वो फट के आपको रिएक्शन नहीं कराता, आप बड़े रियोश्योर हो जाते हैं, देन यू कीप डाइंग योर हेयर, एंड देन जब आप डॉक्टर के पास आते हैं खुखारी स्किन खराब करके और वो कहता है आपको कि आपको हेयर डाई से एलर्जी है, कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो 20 साल से बाल डाई कर रहा हूँ, और फिर डॉक्टर और आपकी लड़ाई होती रहती है। एकदम तो नहीं ना आपको रिएक्ट करेगा, तो ऐसे करेगा। या सो देयर इज समथिंग कॉल्ड सेंसिटाइजेशन, ये बहुत जरूरी चीज है बताना लोगों को। आपका एक दफा पहला जब एक्सपोजर हो जाए तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा रिएक्शन ना हो, सिवियर किस्म का माइल्ड रिएक्शन हो, जो कि आप महसूस भी ना करें, और 10 to 13% लोगों के साथ यही होता है कि परफ्यूम्स का रिएक्शन इतना माइल्ड होता है कि दे डोंट इवन नो कि उनका रिएक्शन पता भी नहीं चलता अनटिल अनलेस आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आना शुरू नहीं, कोई सिम्टम आना शुरू नहीं होता। अच्छा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सब रिलेट भी कर सकते होंगे, आप हमें कॉल जरूर करें, और कॉल करके आपके कोई भी सवालात हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, आपके बच्चों को एलर्जी है किसी चीज से है या आपको समझ नहीं आ रही, तो आप डॉक्टर साहब से मशवरा ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप फूलों से भी एलर्जी होती है, वो तो बड़ी ऑब्वियस नहीं होती है कि आपने कहा, अच्छा वो सारी चीजें जिनसे आपको स्मेल करके छींक आ जाती है, इसका मतलब ये कि आप एलर्जी के उससे? तो हमारे आबो हवा में कुछ डिफरेंट किस्म के एलर्जेंस हैं। सो देयर आर सम इनहेल्ड, जो एनवायरनमेंट में होते हैं, जो आप सांस के जरिए ले लेते हैं। फिर जिसमें आपका पोलन है, जो कि इस्लामाबाद के लिए बहुत हॉट टॉपिक है, क्योंकि जी आजकल पीक पे फैला हुआ है। जो पोलन वाले हैं वो रोज मैसेज करते हैं और बहुत तंग हो रहे हैं क्योंकि उसकी जो सांस रुक जाता है उनका, तो मास्क के बगैर बाहर निकलना नहीं चाहिए। नो, एंड बारिश जो है दैट्स बिग ब्लेसिंग फॉर देम। जैसी बारिश होती है तो ठीक है, सेटल डाउन हो जाता है, इट सेटल्स डाउन फॉर अ व्हाइल, शॉर्ट व्हाइल, उसके बाद फिर वो फट के दोबारा वापस आता है, एंड पीपल आर मिजरेबल अगेन। इनहेल्ड एलर्जेंस आर स्लाइटली हार्डर टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम, बिकॉज वो आपके हर जगह है। तो आप जितना मर्जी मास्क पहने, लोग डबल मास्क करते हैं, लोग वैसलीन लगा, दीज आर प्रॉपर रिकमेंडेड मेडिकल ट्रीटमेंट्स बाय द वे, कि आप अपना बीज वैक्स ऑइंटमेंट्स होती हैं, वैसलीन होती है, अगर आपके पास कोई फैंसी चीज नहीं है। वैसलीन कहाँ लगानी है? एग्जैक्टली। सो नॉस्ट्रिल्स, सो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आवर नॉस्ट्रिल्स जो है दैट्स वेरी सेंसिटिव टू दीज एलर्जेंस, और वहां से रिएक्शन शुरू होता है, तो वो एक्सपोज होती है, फिर वो बॉडी को बताती है, अलार्म बेल स्टार्ट गोइंग ऑफ, बॉडी स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग हिस्टामिन, एंड हिस्टामिन स्टार्ट्स स्नीजिंग, आंखें बह रही हैं, सब बह रहा है, खारिश एवरीवेयर, ब्ला ब्ला ब्ला। सो दैट्स किस फॉर्म में सिम्टम्स आते हैं? सो कॉमन सिम्टम्स, फ्रेग्रेंस वाली पहले बात करूंगी, उसमें तो स्किन इरिटेशन होती है। सो सम लाइक आई सेड आर वेरी माइल्ड, उसमें सिर्फ ये थोड़ी सी रेडनेस होगी, सोशिश जैसे कहते हैं आप, और हो सकता है आपको पता भी ना चले, हो सकता है आप रिलेट ना कर पाए कि आपको लगे कुछ हुआ है, बट यू कांट डिसाइड कि इट्स एक्चुअली बिकॉज ऑफ द परफ्यूम और अ केमिकल और अ क्लीनिंग प्रोडक्ट, आप उसे कनेक्ट ना कर पाए डॉट्स। यूजुअली बार बार जिनको ये एलर्जीज होती हैं उनको डायग्नोज खुद ही हो जाता है, क्योंकि उनके साथ ये होता है कि वो पैटर्न देखते रहते हैं। और मैं अक्सर यही रिकमेंड करती हूँ कि जैसे खाने के अगर कोई एलर्जन है तो आप फूड डायरी रखें। आपको हो सकता है पहले 1-2 हफ्तों में ना पता चले आपको किस चीज से इरिटेशन हो रही है, आपके बावल को या गट को, लेकिन बार बार जब एक्सपोजर होगा तो खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा, टेस्ट भी होता है कोई? एब्सोल्युटली। सो देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट, प्रिक टेस्ट, पैच टेस्ट एंड अ ब्लड टेस्ट, IgE ब्लड टेस्ट। प्रिक टेस्ट हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, इस्लामाबाद वाले तो दे विल गाइड यू बेटर देन आई कैन गाइड यू, बिकॉज़ आई एम न्यू हियर, तो वी हैव बीन डूइंग इट फॉर सेंचुरीज इन आवर सिटी। ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, एब्सोल्युटली, दिस सी इवन यू नो द प्लेस। तो ये जो नहीं भी गया वो उनको भी इसके बारे में पता है। आई हैव नेवर बीन देयर, आई हैव नेवर हैड द एक्सपोजर मायसेल्फ। कभी नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा आधा खानदान मुख्तलिफ शहरों से आके वहां पे टेस्ट करा के मेडिसिन लेके जाता रहा है। एग्जैक्टली। So prick tests are really good for certain allergens. They're very sensitive and specific. Inhaled allergens में they're very good. तो जैसे पोलन हो गया आपके आबो हवा में और भी बहुत सी चीजें होती है, मोल्ड होती है, ग्रास है, there are all kinds of really scary things out there sadly. लेकिन वो उसमें आपको बड़ा अच्छा बता देंगे, आपको इस चीज से एलर्जी है, सीवियर है, मॉडरेट है, वगैरह वगैरह। Okay. जो फूड एलर्जीज के बारे में वो इतने सेंसिटिव और स्पेसिफिक नहीं होते, तो अक्सर पेशेंट्स आके कहेंगे जी उन्होंने हमें कहा हम प्रोटीन बंद कर दें। तुम कहती हो प्रोटीन आप कैसे बंद करेंगे? हाँ. तो देन यू कांट ईट एग, यू कांट ईट योर मीट्स, यू कांट ईट फिश। तो आधे व्हाट अबाउट द हिडन प्रोटीन जो आधी चीजों में होती है, तो वो इसलिए आप उसके बारे में इतना परेशान ना हो क्योंकि वो नॉन स्पेसिफिक है। सही। यस, सो ये नहीं आप अपने आप को इतना रिस्ट्रिक्ट ना कर दें कि नहीं वो एक टेस्ट हुआ था उसने कहा था आई एम प्रोटीन एलर्जिक, तो बच्चे को अंडा नहीं खिलाना फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। नहीं है। एग्जैक्टली। सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज़ न्यूट्रिशन इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ। और बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी है। प्रिक टेस्ट आपने बताया दूसरा। सो प्रिक टेस्ट इज सेंसिटिव लाइक दैट। देन द सेकंड वन व्हिच आई विल टॉक अबाउट इज द पैच टेस्ट। पैच टेस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस बिकॉज़ दिस इज अ डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये डॉक्टर के जानने की बात है, आपके जानने की ये बात है कि इसमें कोई प्रिकिंग या नीडल्स इन्वॉल्व नहीं है। इसमें स्किन पे कुछ डिफरेंट चीजें, NIH में यही होता है। तो आपको वो लगा देते हैं अंडर इक्लूजन, वो चीज लगा के आपको 48 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं और वो रिएक्ट जो करती है इसका मतलब उसके हिसाब से। और उसमें जो है दिस इज रियली यूजफुल, जो अगर आपको घर पे भी कुछ करने से अपने बाल डाई करने हैं, आपने मेहंदी हिना लगानी है, तो आप अपना एक छोटे से एरिया में लाइक प्रोबेबली एक कॉइन के साइज का, लाइक प्रोबेबली या कॉइन के साइज का एरिया जो है उस पर आप टेस्ट करें और आप
आप देखें 48 आवर्स में आपको रिएक्शन होता है कि नहीं होता. इट्स नॉट 100% फूल प्रूफ सैडली, सो यू माइट स्टिल रिएक्ट लेटर ऑन. वो तो हो सकता है, लेकिन अगर आपका खुदा ना करे बहुत सीवियर रिएक्शन होना है, आपको शुरू में पता चल जाएगा. अच्छा, जो फ्रेग्रेंस की हम बात कर रहे थे, इसकी वजह क्या होती है? अल्कोहल वजह होती है उसमें, जो फ्रेग्रेंस का एलिमेंट है वो वजह होती है, या कोई और वजह होती है? ओके, सो आई एम रियली ग्लैड, थैंक गॉड मैं पढ़ के आई हूँ. सो देयर आर 5000 डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस, बिलीव इट और नॉट. मजे की बात है, जब आपकी शो में आती हूँ मेरी पढ़ाई सबसे ज्यादा होती है, मुझे लगता है. और हमारी लर्निंग सारी रिवीजन हो जाती है. सो देयर आर 5000 डिफरेंट एलिमेंट्स दैट यू कैन ब्लेम. दैट्स अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स. और अच्छी बात है कि पढ़े लिखे मुल्कों ने हमारी जिंदगी बहुत आसान कर दी है. सो यूएसए में FDA, यूरोप में एक अलग कमीशन है, अमेरिका में, इंग्लैंड में अलग, वगैरह वगैरह. उन्होंने आपकी हमारी लिस्ट कंपाइल कर दी है. सो यूजुअली देयर आर 3 जिसका हम टेस्ट करते हैं. फ्रेग्रेंस मिक्स 1, 2 एंड बेरू, balsam of Peru, उसका टेस्ट होता है. सो द पॉइंट बीइंग, जो ले पर्सन के लिए बताने की बात है कि हम ज्यादातर फ्रेग्रेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिलीव इट और नॉट. ठीक है. अब आप मेरे से अगला सवाल पूछेंगे कि पाकिस्तान और इस्लामाबाद में कहाँ कर सकते हैं, और मैं बड़ा फ्रैंटिकली गूगल कर रही थी ये बात, एंड आई हैवंट फाउंड इट आंसर येट. सॉरी. नो वरीज. लेकिन आपने कहा जो मुख्तलिफ फ्रेग्रेंस है, ये मुमकिन है कि 2 परफ्यूम्स हैं, एक से एलर्जी एक से ना हो? एब्सोल्युटली. एंड ऑल्सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप, अगेन आई विल से दिस, आपका रिएक्शन इतना माइल्ड हो कि आपको इतना बॉदर ही ना करे. और ये भी हो सकता है कि आपका रिएक्शन इतना सीवियर हो बार बार अप्लाई करने से कि आपको बहुत ज्यादा बॉदर करे. तो यू हैव टू जस्ट डिसाइड फॉर योरसेल्फ. अच्छा, फिनाइल की गोलियां जो डाली जाती हैं, खानी तो नहीं, खानी नहीं है, वो अक्सर लोग डाल देते हैं ना, स्मेल ना आए वॉशरूम. और कपड़े, बिकॉज वी डिसइंफेक्ट आवर क्लोथ्स. आप देखिए हमारे यहाँ जो है, वी आर बाय सीजनल कंट्री ना, सर्दियों में वी हैव टू स्टोर आवर क्लोथ्स. सो व्हाट डू वी डू व्हेन वी स्टोर आवर क्लोथ्स? हम ठूस के उसमें फिनाइल डालते हैं. सो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. सो व्हाट हैपेंस इज कि आप रियलाइज नहीं कर रहे होते, जब सीजन चेंज होता है आप सीजन को ब्लेम करते हैं. हालांकि वो जो आपने अलमारी से खोले कपड़े निकाले और फिनाइल की गोली तो खैर गायब हो चुकी है तकरीबन, लेकिन उसकी बाकियात बची हुई हैं. एंड देयर आर सो मेनी हार्श केमिकल्स इन दैट. सो इसलिए वो, एंड इट्स नॉट इवन जस्ट फिनाइल, सो वी कांट ब्लेम जस्ट पूर फिनाइल, बट ऑल्सो जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो वाइप्स हैं. So wipes are so popular nowadays. You'll relate to this because girls love wipes. It's easy, it's quick. You put it in your purse. Makeup removal wipes है वो भी? There can be stuff in that. वो भी आपको एलर्जी कर सकता है. अच्छा, हम जैसे भी इंटरेस्टिंग शो से पहले बात कर रहे थे, जरूरी नहीं है फ्रेग्रेंस फ्रेग्रेंट हो. So fragrances are added to certain chemicals उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए. तो किसी शादी बड़ी बो हुए तो उसमें कुछ तो डालना है ना. तो why else would you buy it? चले उस बो से एलर्जी हो जाए, बंदा परफ्यूम से बचा, बो से मर गया. Basically, इसलिए don't trust everything just because it doesn't stop fragrance. हम तो ऐसे मॉइस्चराइजर ढूंढ के लाते हैं जिससे खुशबू ना हो, ताकि उसमें केमिकल कम है. केमिकल कम होने के तो बता रही हूँ वो डबल होता है जी. एक होता है दूसरे को, उसकी खुशबू को मारने के लिए दूसरा ऐड करते हैं. वो भी है और उसको मारने के लिए केमिकल तो वो दो होते हैं उसके अंदर. तो यही होता है कि जब भी आप अगर सेंसिटिव है आप किसके, तो आप डॉक्टर से लिखवाएं जाके कि ऐसे कौन से. अच्छा, अब सारे डॉक्टर मुझे जूते मारेंगे इसके बाद, क्योंकि द प्रॉब्लम इज हमारे यहाँ बहुत सी चीजें रिपोर्ट नहीं होती हैं. द प्रॉब्लम इज दिस. So everything is very properly labeled abroad. So it's very easy for me to tell you कि हाँ जी, this is what this has. ये XYZ chemical है, उसका पुट्ठा सीधा सा नाम होगा, phenyl, para, amino, diamine करके कुछ होगा, और मैं कहूँगी हाँ ये फलानी चीज के अंदर मौजूद है. Over here nothing's labeled properly, so you're a little bit stuck because of that. ठीक हो गया. अच्छा डॉक्टर साहब, जीन्स में भी होता है ये कि हम कहते हैं जिसके अब्बू को है तो फिर ये इसको है, स्पेशली छींके आने जिन लोगों को होती है, फ्लू बार बार होना फ्रीक्वेंटली. तो मैं अक्सर देख होती हूँ कि वो एक्चुअली सारे बहन भाइयों को एक साथ हो रहा होता है. एंड ऑल्सो यू कांट फाइट योर जीन्स. दूसरी बात ये है कि आप उससे लड़ भी नहीं सकते क्योंकि वो आपको बिल्कुल मिल रहा है. सो एग्जैक्टली, यू इनहेरिटेड दैट. सो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इज वेरी कॉमन फॉर मोस्ट एलर्जेंस. दिस इज ऑलवेज द केस. एंड नॉट जस्ट एलर्जेंस, ये वैसे भी स्किन की काफी एलिमेंट्स में जीन्स का बहुत स्ट्रांग रोल होता है. अच्छा, एलर्जी हुई बच्चों को, इतनी बड़ी कॉमन है, हमें पता नहीं होता. हमें तो क्या, डॉक्टर को भी समटाइम्स नहीं पता था, ठोक के एंटीबायोटिक. जी हाँ. सो दिस इज वेरी रॉन्ग. Okay, if I ever say anything on this show ever, और ये मैं हर दफा कहती हूँ, I'm sure, guys don't self-medicate and self-treat yourself. This is so wrong on so many levels. We are the only country, I promise you, up to date is a resource जो डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं अपने आप को अपनी रिसर्च के लिए. पाकिस्तान की एंटीबायोटिक गाइडलाइंस फॉर टाइफॉइड आर कंप्लीटली डिफरेंट. तो वो आपको पूरा एक सफा देता है कि टाइफॉइड की ट्रीटमेंट फलाना है, और फिर वो एंड में कहता है बाय द वे नन ऑफ दिस इज एप्लीकेबल टू पाकिस्तान, फॉर पाकिस्तान क्लिक दिस. उसकी रीजन ये है कि वो जो सारी एंटीबायोटिक्स हैं उससे हम रेजिस्टेंट हो चुके हैं. वी हैव 99% रेजिस्टेंस अगेंस्ट अमोक्सिसिलिन, एंड इन मोस्ट कंट्रीज अमोक्सिसिलिन इज फर्स्ट लाइन मेडिसिन. तो एंटीबायोटिक सेल्फ मेडिकेशन हरगिज ना दें. हमारे यहाँ तो ये मसला डॉक्टर साहब कि सीधा 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक पे जा रहे हैं. एब्सोल्युटली 100% यस. ये प्लस मेडिकेशन पूरी कर नहीं रहे, उसे गलत तरीके से एनवायरनमेंट में बहा देते
हैं, एनवायरनमेंट में ज़्यादा बैक्टीरिया फिर रेजिस्टेंट हो जाता है। अच्छा, बच्चों को ये कैसे पता चलता है कि अच्छा जो इस वक्त कफ या स्नीज जो भी हो रहा है उनको वो एलर्जी की वजह से हो रहा है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है? क्या मालूम हो जाता है ये आराम से? So इनफैक्ट आप घर पे भी पता लगा सकते हैं। इन्फेक्शंस विल मेक यू वेरी इल। इल का मुराद ये है कि आपका खाना पीना गोज डाउन, आपका बिहेवियर चेंजेस, यू हैव हाई ग्रेड फीवर, यू आर वेरी लेथार्जिक एंड टायर्ड। नाउ बच्चों में इशू ये होता है कि समटाइम्स दे कांट एक्सप्रेस देमसेल्फ ऑब्वियसली, वो आपको बता नहीं पाते हैं कि भैया मुझे ये है, वो है, तकलीफ है, कुछ है, नहीं है। लेकिन आप विद टाइम विद एक्सपीरियंस ये समझ जाएंगे कि व्हेन टू सीक हेल्प। अच्छा, जो गट फीलिंग होती है दैट सेव्स द डे। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा नॉर्मल से एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है, एन एलर्जी प्रोन पर्सन विल बिहेव नॉर्मली, अदर देन द फैक्ट वो शायद थोड़ा गुस्से में हो क्योंकि वो छींक छींक के पागल हो रहे हैं, इरिटेशन हो जाती है अच्छी खासी, इतना गुस्सा तक लेके सब कुछ मार दो, नहीं माना, गलत बात है, हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे। लेकिन डॉक्टर साहिबा, बहुत से लोग जो तोहफे में परफ्यूम्स देते हैं या देते थे, उसमें क्या है, आप आगे तोहफे में दे दें, पूछ के देना। नहीं, so the thing is, जो परफ्यूम्स आपको तोहफे मिलते हैं, देखिए बायस किसी चीज के बारे में ना हो, ट्राई करके देख लें, छोटा सा ट्राई करें, अपने आप को नहलाने से पहले जस्ट ट्राई इट ऑन अ लिटिल बिट ऑन योर रिस्ट। अगर आपको एलर्जी हो रही है तो वो आगे दे दें। ले देने वालों को माइंड नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर कोई परफ्यूम आगे दे रहा है तो उसका मतलब ये होता है कि वो उसको या पसंद नहीं आया या वो एलर्जिक है, तो वो आगे दे रहा है। सबका भला, जाया थोड़ी करनी है। Absolutely. ये बात दुरुस्त हो गई डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने साथ हल भी बता दिया कि तोहफे जरूर दें, आगे देते रहे। आगे दे दें। ब्रेक लेते ना, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। क्या आप माजी में रहते हैं, हाल में रहते हैं, या बस मुस्तकबिल की फिक्र सताती है? आप किस में रहते हैं? आई लिव फॉर द डे, मैं अपने हाल में रहता हूँ। हाल में रहते हैं। मैं बस 5 मिनट के लिए माजी में रहती हूँ। आगे सुनो ना, मैं अपने हाल में बेहाल रहता हूँ। अपने हाल में बेहाल, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी भी कोई बात नहीं होती। वैसे जुमला आया था, मैंने कहा वैसे अगर मेरे से वैसे कोई पूछे, मैं 5 मिनट के लिए, मतलब मैं 5 मिनट बाद तो मैं वैसे ही भूल जाती हूँ। जिन लोगों की मेमोरी अच्छी नहीं होती उनके लिए बहुत अच्छा होता है, याद नहीं रहता। 5 मिनट मतलब कितने माजी? मतलब अगर मुझे कोई चीज मेरे सामने हुई है, चाहे मुझे गुस्सा है किसी बात पे या कुछ भी है, उसके बाद 5 मिनट तक मैं सिर्फ उस चीज में रहूंगी, उस सिचुएशन में रहूंगी कि ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। 5 मिनट के आई एम ऑल ओके, मुझे याद भी नहीं रहेगा। पास्ट मींस काफी डिस्टेंस। हाँ, तो ऐसे ही है ना, छोटी छोटी चीजें आप जल्दी जल्दी भुलाते हैं तो वो नहीं बनती ना पास्ट। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो माजी में रहते होंगे, बस माजी में कुछ अगर हो गया, कोई सानहा हो गया, कोई ऐसी चीज जिसने आपको डिस्टर्ब किया, आप उसी में हर वक्त रहते होंगे, अपने आप को उससे निकाल नहीं पाते। तो क्या ये आपके लिए डैमेजिंग होता है, आपकी पर्सनैलिटी के लिए डैमेजिंग होता है, आपके आगे बढ़ने में एक रुकावट होता है? आज इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर सवाल आप करना चाहते हैं कि कैसे आप इस माजी से जान छुड़ाएं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं उमैर जालियांवाला। उमैर, बहुत शुक्रिया इस मौजू के लिए आपने ज्वाइन किया। उमैर, क्या वाकई ये दुरुस्त बात है, बहुत से लोग हमारे आसपास जिनके लिए मुश्किल होता है माजी से दामन छुड़ाना, बस माजी में रहते हैं, उसी सोच में, उसी याद में, उसी बात में, उसी ख्याल में? जी बिल्कुल, और आपने इशारा किया कि कभी मसाइल होते हैं माजी के, कुछ बुरा हुआ होता है, कोई लॉस होता है, कोई ट्रॉमा होता है, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छी बातें हुई होती है माजी में, और जो आज हो रहा है वो इतना अच्छा नहीं होता, तो लोग नॉस्टैल्जिया में रहते हैं, माजी की यादों में खुश रहते हैं, पुराने रिश्तों को दोहराते हैं। जो लोग आप जानते हैं उम्र में आगे बढ़ जाते हैं, वो तो इंसानी फितरत है कि वो अपने माजी पे, क्योंकि उसकी शनाख्त है, अचीवमेंट माजी में रह गई है, तो ये ह्यूमन फिनोमेना है, और इसीलिए मोमेंट जो है उसके बारे में बताया गया कि वो हाल में जिंदा रहता है, क्योंकि माजी की सोच आप जानते हैं कि जितनी भी खूबसूरत हो, थोड़ी देर के बाद आपको उस पर उदासी हो जाएगी, और मुस्तकबिल की हर फिक्र वरी लेकर आती है, यानी वो आपसे आपका आज प्रेजेंट ले लेती है, तो आप बहुत चीजें लूज करते हैं। यानी मैं ठीक कर रहा हूं? आप अच्छा कर रहे हैं कि अगर आप अपने आप को भरपूर मुसलसल चेक इन करते हैं और अपने आज का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, यानी माजी में जो हुआ है उसको आपने प्रोसेस कर लिया, जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि कोई गम था तो आपने उसको प्रोसेस कर लिया, बहुत ज्यादा सदमा है तो किसी थेरेपिस्ट के पास चले जाएं, कोई तरीका करें, लेकिन उससे आगे निकले। हमें दीन भी यही सिखाता है कि हम तवक्कल करें, आज के ऊपर शुक्र अदा करें और उम्मीद लगाएं कि हर आने वाला दिन बेहतरी लेकर आता है। और जहां हम भले कुछ चीजें लूज कर रहे होते हैं, फिजिकली, इमोशनली, जिंदगी मुख्तलिफ फेजेस में डालती है, लेकिन हमारी विजडम तो ग्रो करती है, हम उसके तो करीब आ रहे होते हैं और हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। तो बजाय इसके कि माजी या मुस्तकबिल में फिक्र में जाएं, आज का मंसूबा जो है, और आज ही आप मोहब्बत कर सकते हैं, आज ही आप सब कुछ कर सकते हैं। 2 दिन है जिसका कुछ मुमकिन नहीं है, गुजरा हुआ कल और आने वाला कल, तो जो है उस पे बिल्कुल। अच्छा उमैर, ऐसे में जाहिर है बहुत सारे लोग, मैं ये कहूंगी कि हमेशा हर कोई माजी में नहीं रहना चाहता हो, तो लोग चाहते हैं कि वो भी प्रेजेंट में रहे, पुरानी तल्ख बातों को वो याद ना करें,
लेकिन somehow वो उनके दिमाग से चीज़ें नहीं निकल पा रही होती हैं और वो उनकी नेचर के अंदर भी आ जाती है चीज़ और ज़ाहिर है उनको साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब कर रही होती है। अब ऐसे में क्या टिप्स देंगे उन लोगों को कि जो ऑब्वियसली मैं इस वक्त आप कह रहे थेरेपिस्ट, ज़ाहिर है ये एक अच्छा ऑप्शन है कि लोग थेरेपिस्ट के पास, लेकिन आजकल थेरेपी इतनी महंगी हो गई है कि एक आम इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा होता। घर बैठे आप किस तरह से अपने ऊपर काम कर सकते हैं कि आप माजी से निकल सके और आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाए कि आप हाल में जिएं? जी देखें, एक अच्छा थेरेपिस्ट भी आपके साथ कुछ प्रोसेसेस रन करता है और अल्लाह ने अपने निज़ाम के अंदर भी ऐसे हमें रिचुअल्स दिए हैं जो कि अगर हम कर लें तो हम बहुत अच्छे हाल में आ जाए और हाल पे शुक्र में भी आ जाएं और मुस्तकबिल के बारे में पुरुमीद हो जाए। तो अगर आप थेरेपी बिल्कुल एक रास्ता है, इसके अलावा बेशुमार रास्ते। एक तो गौर व फिक्र करें अपनी ज़िंदगी पे। अगर कोई चीज़ बार बार आपको सता रही है, आप समझें कि कोई भी चीज़ जो महीना पहले हुई और आपको आज भी बार बार सता रही है, यानी उसके बारे में आपको सोचना था, आपने सोचा नहीं। तो जो करना है वो जरूर करें, यानी अगर आप नहीं करेंगे तो वो नमाज में सताती है, वो नींद खराब करती है और आपसे आपका हाल लेती है। तो अनप्रोसेस थिंकिंग ना छोड़ें, अपने साथ गौर व फिक्र किया करें। जर्नल करना बहुत अच्छा होता है जिंदगी के बारे में, यानी जो हो रहा है उसके बारे में सिर्फ कमेंट्री करें ताकि उसका एक आउटलेट बन सके, ताकि वो आप उस पर खुद ही मवाजना कर सकता है हर इंसान। तीसरा, अच्छी सोबत जो कि जुड़ी हुई है। आप देख जाते हैं कि सोबत भी आपको माजी में ले जाती है। पुराने दोस्तों के पास जाए तो पुरानी ही बातें और उसी में खुशी होती है, तो सोबत पे काम कर सकते हैं। नंबर 4, कुछ करंट प्रैक्टिसेस जिस तरह सांस, आपकी बॉडी, आपकी एक्सरसाइज, आपका कॉन्शियसली शुक्र अदा करना, दुआ के लिए आती है, तमाम चीजें देखें आपको आज पे ले आती हैं और किसी ना किसी तरीके से माजी को प्रोसेस कराती हैं। बेशक। उमैर, कुछ बातें ऐसी हैं जो कहने में तो हम लोग फौरन से कह देते हैं लेकिन उसको फील नहीं करते। जैसे कोई प्यारा जब चला जाता है, ज़ाहिर है हम कह तो देते हैं सब ने वापस जाना है, सब ने अल्लाह के पास वापस जाना है, लेकिन हम उसे उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। वो जो लव्ड वन हमारा चला गया है, जो प्यारा चला गया इस दुनिया से, हम बहुत अरसे तक उससे निकल नहीं पाते, उस लॉस से, उस दुख से। ये कितना ज़रूरी है कि हम वाकई उस दुख से निकलें, क्योंकि उसकी वजह से हमारे बाकी रिश्ते मुतासर होते हैं, उसकी वजह से हमारी अपनी ज़िंदगी मुतासर होती है और ज़रा हम उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाते। ये बहुत मुश्किल होता है और देखें जो एक करीब का जाता है तो आपकी ज़िंदगी हिल जाती है, आपको बहुत गौर व फिक्र में डालती है, वो उदासी भी है साथ और बहुत सारी चीज़ें जो कहनी थी नहीं कहीं, तो वो सारी ज़ाहिर है। एक और जो हम काम बुरा करते हैं कि ख़ास तौर पे किसी का जब इंतकाल होता है तो आप जाते हैं जनाजे पे और किसी को रोता हुआ देखते हैं तो फौरन उसको चुप करा देते हैं, कहते हैं ना रो ना रो ना रो। और बहुत ज़रूरी होता है कि हम उस वक्त रो लें। आप जो कह रहे हैं ना वो कम हो जाएगा अगर आप उस वक्त पे रो लें, उस वक्त पे फील कर ले उसका सदमा। इजाजत है ना, आपको कहा गया है 3 दिन रो, आपस में सर मिलाओ और एक दूसरे का ख्याल, और लोगों को कहा गया है कि इन घरों का ख्याल रखो, उनके ऊपर कोई फिक्र ना आने दो, खाना पीना भी ला के दो ताकि ये इस गम को महसूस कर सकें। आप जो बात कर रहे हैं ना, मर्द हजरात के साथ खास तौर पे होती है, क्योंकि खवातीन तो फिर भी फील करती हैं, मर्द आप जानते हैं कि फील नहीं करते, तो उसकी वजह से फिर वो वायलेंस का शिकार हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, बिल्कुल जिंदगी से गुमनाम हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी है फीलिंग हमारे लिए, हर फीलिंग को फील करना और उस पर रुक नहीं जाना। वो फीलिंग आपको किसी तरफ लेके जा रही है, देखें वो मैसेज है आपके लिए, तो उसको जब आप प्रोसेस करेंगे ना, तो जिस तरह रूमी ने कहा कि टूटे दिल से रोशनी जाती है, तो वही फीलिंग आप देखें, वही पेन आपके लिए पर्पस में कन्वर्ट हो जाता है। तो लोग जब उस सदमे से आगे बढ़ते हैं तो आप देखें गुजरों हुए के नाम पे चैरिटीज शुरू करते हैं, कोई फाउंडेशन लगाते हैं, कोई किसी बीमारी से गया होता है तो उस बीमारी के ऊपर काम करने वाला इदारा लगाते हैं। तो ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपने गम को, आप देखें, अपने गम को मकसद में कन्वर्ट कर लिया। तो ये अगला मरहला है। तो जाहिर है ये बड़ी, वैसे आपने उमैर एक अहम बात की है कि हम अक्सर देख रहे होते हैं कि किसी की डेथ हो जाती है अगर, तो मर्द बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते। आपने फीलिंग्स की बात की, वो शायद फील कर रहे होते हैं बट वो एक्सप्रेस नहीं करते। तो अगर आप एक्सप्रेस कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आप उस चीज़ से थोड़ा निकल पाते हैं, आप उसको प्रोसेस कर लेते हैं। और अगर आप नहीं बोल रहे तो जाहिर है फिर आप पास्ट में रह रहे होते हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि आप जिक्र कर रहे हो किसी से कि अच्छा वो ये हुआ था, वो आपके एक्शंस में, आपके बिहेवियर में नजर आएगा कि आप पास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, आप जहां होंगे आप वहां नहीं होंगे। ऐसे होता है ना, इंसानों के साथ ही ऐसा मुमकिन है कि जहां आप वहां नहीं है, लेकिन नहीं होते वहां पर, वजूद तो है लेकिन ख्याल नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से आप अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं, आपको प्रेजेंट रिश्ता अच्छा नहीं लगता, प्रेजेंट जो अपॉर्चुनिटी आप कहते हैं नहीं, क्योंकि पहले वाली चीज में फंसे हुए हैं। आप देखें जो प्यार में न, तो उनको फिर प्यार नजर नहीं आता। सो बहुत आप अपने मिस कर जाते हैं अपना लाइफ का ट्रैक, और ये एक स्पाइरल है।
یعنی آپ جتنا پریزنٹ سے ڈسکنیکٹ ہوں گے تو آپ دیکھیں آپ کی دوست بھی چلے گئے, آپ کی سنگتیں بھی چلی گئی, تو اور زیادہ پھر یہ ڈپریشن اور ایک ٹنل میں آپ چلے جاتے ہیں. تو اس کو اوائڈ کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو موجودہ پہ لے کر آئیں. اور غم ہے تو کسی دوست کے ساتھ شیئر کریں, جرنل کریں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف آپ نے لوٹ کے جانا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ سب ٹیمپرری ہے, آپ جانتے ہیں کہ جو یہاں نہیں ہو سکا اس کا بہتر مل جانا ہے. تو ہم تو منتقل والی سوچ رکھتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے اور ہمیں بہت پرپس دیتی ہے, اور بہت آسانی سے ہم بہت بڑی بڑے غم سہ سکتے ہیں. اور جو فائنینشیل ایلیمنٹ میں ہم اس کو اگر ڈیفائن کریں کہ ماضی میں چاہے فائنینشلی ویک چاہے فائنینشلی اسٹرانگ, اور اگر حال اس کا بالکل اپوزٹ ہے, تو ایسے میں کیا اس ماضی کو یاد رکھنا ڈسٹربنگ ہوتا ہے یا کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ نے امیری دیکھی ہو اور آپ کے پاس پھر مال نہ رہے. آپ کا ایک لائف سٹائل بنا ہوتا ہے, سنگتیں بنی ہوتی ہیں, آپ یوز ٹو ہوتے ہیں. تو میں نے بہت ٹربل میں دیکھا ہے ایسے لوگوں کو. لیکن یہ میں بتا دوں کہ جس کے پاس تھا اس کے اندر صلاحیت ہے دوبارہ بنانے کی. ایسے لوگ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, بڑے بڑے نقصانوں سے نکل جاتے ہیں, لیکن اس وقت نکلتے ہیں جب یہ اپنا غم اور یہ ماضی والے قصے چھوڑتے ہیں. جو ہوتا ہے اس سے دوبارہ بنانا شروع کرتے ہیں, اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ان حالات کو, اور ان حالات کی مناسبت سے پھر سٹیپس لے کے آگے بڑھتے ہیں. یہ بہت اہم بات. عمیر بہت شکریہ ساتھ موجود تھے. اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ جو پہلے تھا وہ بھی تو نہیں, پہلے بھی تو بالکل نہیں, وہ بھی تو محنت سے کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا تھا. بے شک ایسے ہی ہے. بہت شکریہ عمیر, ساتھ موجود تھے, گفتگو کر رہے تھے. ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. قصص الانبیاء ہمارا سیگمنٹ, اس میں آج ہم بات کریں گے حضرت شموئیل علیہ السلام کی, اور اس سلسلے میں حضرت شموئیل علیہ السلام کے جب ہم ذکر کرتے ہیں, ان کی بات جب ہم کریں گے تو کس طریقے سے ان کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا, کیا وہ حالات تھے. اور اگر ان کی بات کریں تو آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے, اور نبوت سے پہلے ہی تورات کے ایک بڑے عالم فاضل کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے, اور آپ ہی نے حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا. تو آج ہم انہی کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے. اسکالر ڈاکٹر خرم الہی ساتھ موجود. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم. حالات زندگی حضرت شموئیل علیہ السلام کے کیا تھے؟ بالکل, پہلے تو یہ طے کر لیں حضرت شموئیل علیہ السلام کو حضرت شمون علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے, اور اس زمانے میں بنی اسرائیل کی قوم بالکل کسی رہنما, کسی راہبر, کسی بادشاہ کے بغیر تھی. اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ کو یاد ہم نے بتایا تھا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ مالکہ والے بنو مالکہ سے لڑو, جہاد کرو, یہ نہیں کر پائے تھے. تو آخرکار وہ ان کے اوپر حملہ آور ہوئے اور ان سے تابوت سکینہ لے کر چلے گئے, جس کے بعد ان کے اندر ایک تو سکون نہ رہا, اور سب سے بڑھ کے کہ ان کے اوپر جو بھی کوئی راہبر رہنما آتا وہ مر جاتا ہے. تو دے ور ٹوٹلی لیڈر لیس, اور یہ روز دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ کہ ہمیں لیڈر عطا کر. اور ایسے میں ایک خاتون ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھیں, اور شی واز ایکسپیکٹنگ, تو وہ روز دعا کرتی تھیں کہ اللہ مجھے ایسا اولاد دے جو تیرا نبی بن سکے. شموئیل کے معنی ہوتے ہیں میری دعا قبول کر لے گی, یا اللہ میری دعا قبول کر لے. جب یہ پیدا ہوئے تو بنی اسرائیل والے بھی دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ کوئی نبی بھیج, اور پھر ان کی ماں بھی دعا کر رہی تھی. اور آخرکار جب یہ پیدا ہوئے تو ان کو چن لیا گیا اس کام کے لیے کہ وہ نبی مقرر ہوں. جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو بنی اسرائیل والوں نے ان کو کہا کہ جناب آپ ہمارے لیے کوئی لیڈر مقرر کریں. لیڈر لیس کوئی وار نہیں ہوتی, کوئی جہاد نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی فتح واپس حاصل کریں. اور یہ جو مالکہ والے ہیں, بنو مالکہ والے ہیں, جس میں سب سے عام اس وقت حکمرانی جالوت کی چل رہی تھی, جو بہت ہی جنگجو, بڑے جسم والا, ایک بہت ہی بہترین سپہ سالار تھا. ہم اس سے واپس وہ علاقہ لیں, اور خصوصاً ہمارا تابوت سکینہ جو ہے, وہ تابوت جس میں وہ سکون کے اسباب و سامان ہیں, جس سے بنی اسرائیل والوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے, وہ واپس آ جائیں. تھوڑی سی یہاں سے ایک بات ہم تابوت سکینہ کے حوالے سے کر لیں کہ وہ اس وقت ان کے پاس کیوں نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ جب بنو مالکہ والے حملہ آور ہوئے تو وہ تابوت سکینہ ساتھ لے گئے, اور وہاں جا کے انہوں نے اپنے مندر میں اس کو رکھ دیا. اگلی صبح دیکھا سارے بت ٹوٹ گئے اور صرف ایک بڑا بت بچا. آخرکار انہوں نے بڑے بت کے نیچے تابوت سکینہ کو رکھا اور اوپر بڑا بت رکھا. صبح دیکھا کہ تابوت سکینہ اوپر ہے اور بت نیچے. پھر انہوں نے کیلوں کے ساتھ نیچے ٹھوکا, اور پھر بھی وہ نہیں نیچے رکا اور اوپر چلا جاتا تھا. آخرکار بنو مالکہ والے جو ہیں وہ بہت زیادہ تنگ آ گئے, اور انہوں نے ایک 2 بیل کے اوپر رکھ کے اس کو واپس بھیج دیا. وہ کب ان کو ملا وہ میں ابھی آگے جا کے بتاتا ہوں. خیر, حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان کو تدریس کی کہ دیکھو میں اللہ سے ہدایت لیتا ہوں, وہی آئے گی اور میں آپ کو بتا دوں گا آپ کا بادشاہ کون ہوگا. اور انہوں نے طالوت کو چن لیا. طالوت ایک عام سے آدمی تھے, بہت اچھے جسم کے مالک تھے, بہت قداور تھے, لیکن بالکل وہ عام آدمی تھے. اب حضرت طالوت علیہ السلام کے اوپر بڑی ذمہ داری تھی کہ وہ تیار کریں اس قوم کو, بنی اسرائیل والوں کو, کہ وہ جا کے لڑیں. ان کے پاس ماضی کی ایگزامپلز تھیں کہ بنو مالکہ والوں سے جب جا کر دیکھا گیا تھا وہ کتنے بہادر ہیں,
تو وہ بہت گھبرا گئے تھے اور بنو اسرائیل والے نہیں جا کے لڑ سکے تھے. تو انہوں نے جب لوگوں کو تیار کیا تو انہوں نے کہا دیکھو صرف وہ لوگ جائیں جن کی شادی نہیں ہونے والی, جن کے گھر نہیں بن رہے, جو بیمار نہیں ہیں, جو مکمل طور پہ ڈیووٹ کر سکیں اپنے مستقبل کو, اپنی جوانی کو, صرف وہ میرے ساتھ چلیں گے اور ہم جا کے جالوت سے لڑیں گے. حضرت طالوت کی سربراہی میں وہ لوگ نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طالوت تمہارا اصل حکمران ہے, اس بات کی نشاندہی یہ ہوگی کہ تابوت سکینہ تمہیں واپس ملے گا. اور ایسے ہی ہوا, وہ بیل تابوت سکینہ لے کے ان کے پاس آ گئے جب وہ جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے, اور یہ بات بھی درست ثابت ہوئی کہ طالوت ہی صحیح بادشاہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے کہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل والوں کے پاس آ گیا. ہم جانتے ہیں کہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے لیے بہت اہم ہے. یہ آج بھی بہت ہی مسٹیریس ایک موضوع ہے, بہت ہی پر اسرار موضوع ہے. تابوت سکینہ ایک تابوت ہے جس کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نالین, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے, من و سلوہ, وہ دونوں ٹیبلٹس, وہ دونوں تختیاں جن پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھیں, وہ سب موجود ہیں. اور اس میں ان کو سکینہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جن سے ان کو سکون ملتا تھا. اور دوسری بات کہ ان کو وہ بہادری ملتی تھی جو سکون کے بعد آپ کے اندر ایک بولڈنس اور بریوری آتی ہے, وہ ان کے نصیب میں آ جاتی تھی. تو آخر کار ان کے پاس وہ بھی آیا. اب یہ تابوت سکینہ کو لے کے طالوت کی رہنمائی میں جا رہے ہیں لڑنے کے لیے. اب جب یہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے بہت زیادہ حیران رہ جاتے ہیں کہ جالوت تو بہت ہی طاقتور اور بہت ہی بڑا ہے. اس سے پہلے ہی ایک پانی کا چشمہ آتا ہے وہاں پہ. حضرت طالوت انہیں کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں سے پانی مت پینا, قرآن میں یہ بات ایسی لکھی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں آپ اس لیے یہاں سے پانی مت پینا کہ اگر آپ بہت زیادہ پانی پیو گے تو بالکل اللہ تعالیٰ آپ سے ناخوش ہوں گے. آپ بس بالکل چکھیں, بس اپنے گلے تر کریں, ان کو بھریں مت اپنے پیٹ کو. تو ایسے ہی ہوتا ہے. بنی اسرائیل والے کہاں ماننے والے ہیں, وہ زیادہ پی لیتے ہیں. آگے جاتے ہیں تو جالوت ہوتا ہے, وہ اتنا طاقتور جسم, اس کا ذرے میں لپٹا ہوا اور انتہائی جنگجو قسم کا قداور آدمی, دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ لوگ واپس جانے لگ پڑتے ہیں. وہاں پہ طالوت کہتے ہیں کہ اچھا بھائی اب کوئی ایک جوان آگے آئے اور جو اس جالوت کو مارے گا میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح بھی حتیٰ کہ کرنے کے لیے اس سے تیار ہوں. وہاں پہ ایک نوجوان اپنا ہاتھ آگے کرتا کہ میں ان کو ماروں گا. انہوں نے کہا رے بھائی تم تو بہت کمزور ہو, وہ دیکھو کتنا قداور جنگجو غصے والا, اس کے پاس ایک ہسٹری ہے کہ جس نے جنگیں جیتی ہوئی اور دیکھو اس نے پورا جسم ذرے میں ڈھانپا ہوا ہے, کیسے لڑو گے تم اس سے؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا کوئی ہے جو جالوت سے لڑنے کے لیے تیار ہو؟ دوبارہ نوجوان کا ہاتھ اوپر گیا کہ میں اس سے لڑوں گا. انہوں نے ان کو دیکھا, انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں اس سے لڑ سکتا ہوں اور میرے ساتھ میرے اللہ کی وہ تمام ہدایت شامل ہے, میری بہادری کے اندر وہ جذبہ شامل ہے جو میں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے موصول کیا. کیسے لڑو گے؟ تو انہوں نے چند پتھر اٹھائے اور اپنی جیب میں رکھے. کہا جاتا ہے کہ طالوت کی فوج میں وہ جو کمزور اور بزدل لوگ تھے وہ بھی ہنس رہے تھے کہ جالوت اب ان کو مار دے گا. جب حضرت داؤد علیہ السلام جاتے ہیں جالوت کے سامنے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ کیا اپنی نوجوانی سے تنگ ہو, بہت غربت کی زندگی گزار رہے ہو کہ تم جالوت سے لڑنے کے لیے بغیر کوئی ڈھال, ہاتھ میں کوئی شمشیر نہیں, کوئی ڈھال نہیں, جسم پر کوئی ذرہ نہیں, اور تم آگے ہو. تو حضرت داؤد علیہ السلام بہت دانا سمجھے جاتے ہیں. آگے جا کے کل کی امیجیٹ ایپیسوڈ میں ہم ان پر بات بھی کریں گے. تو وہ سلنگ شاٹ یوز کرتے ہیں اور 3 پتھر ان کو دے مارتے ہیں. اس کا واحد حصہ جو ذرے سے باہر تھا وہ اس کا چہرہ تھا, اس کے اوپر جا کر وہ لگتا ہے اور جالوت جو ہے وہ گر جاتا ہے. جیسے ہی جالوت گرتا ہے تو جالوت کی جو فوج ہے اس کے اوپر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے اور یہ جو جنگ ہے حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کے لیے جیت لیتے ہیں. اہم ایک بات جو میں بتانا بھول گیا لیکن ہمیں شامل کرنی چاہیے کہ حضرت شمویل علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں شامل نہیں ہے. سورہ بقرہ میں یہ ذکر آتا ہے کہ اے بنی اسرائیل والو جب تمہارے اوپر کوئی رہنما اور رابر نہیں تھا اور ہم نے ان کو بھیجا. تو پھر محققین و مفسرین نے ہمیں یہ بتایا کہ حضرت شمول علیہ السلام ہے جن کو شمون بھی کہا جاتا ہے, جن کے لفظی معنی یہ ہے کہ میری دعا بس حوالہ دیا گیا ہے جس سے آپ بس حوالہ دیا گیا. اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے تو اتنی تفصیل میں گئے, تو ہم سب سے پہلے جاتے ہیں ناموں کی طرف. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے, عبرانی زبان میں نام کیسے ہے, قرآن مجید میں کہ جو محققین و مفسرین ہیں یعنی جو مسلم ورلڈ کے اسکالر ہیں وہی بتاتے ہیں کہ شمول علیہ السلام کا نام حضرت شمون علیہ السلام بھی ہے, اور ان کو حتیٰ کہ عربی میں اگر کہا جائے تو اسماعیل علیہ السلام کہا جائے گا, لیکن اسماعیل علیہ السلام کا ہم واقعہ کور بھی کر چکے ہیں. تو یہ 3 نام ان کی طرف ہم منسوب کر سکتے ہیں مگر یہ ایک ہی شخصیت ہے. پھر ایک بہت ہی عام واقعہ یہ کہ بچپن میں یہ خواب سے بار بار جاگ رہے تھے, جو میں نے شامل نہیں کیا. وہ خواب سے بار بار جاگتے تھے تو بار بار جاگ کے وہ پوچھتے تھے کہ میں کیا خواب دیکھ رہا ہوں. بہت چھوٹے کم عمر تھے اور تب بھی رہنما اور رہبر نہیں ہے ان کے پاس, یہ پیدا ہو چکے ہیں.
تب اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے تھرو ان کو بتایا کہ ہم نے آپ کو چن لیا ہے نبی کے طور پہ. اب یہ وہ باتیں ہیں جو الہامی و مقدس کتابوں میں قرآن مجید میں نہیں ہیں, مگر پھر ہم تفسیر ابن کثیر, مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں, یا جو اور محققین نے کتابیں مرتب کر رکھی ہیں جو قصص الانبیاء کے نام سے ہیں, ان سے پھر ہم مرتب کر کے دیکھتے ہیں. تیسرا کہ کچھ ایسی کتابوں کا حوالہ, پہلی جو ہماری مقدس کتابیں ہیں جن کا حوالہ قرآن مجید بھی دیتا ہے کہ تورات میں بھی ہم نے یہی بات کی, انجیل میں بھی یہی بات کی, زبور میں بھی کچھ ایسے ہی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اب آ گئے ہیں تو زبور کا ذکر بہت جلد ہو ہی جائے گا. تو پھر ہم ان سے مرتب کرتے ہیں ان واقعات کی طرف. پھر جیسے کہ یہ والی بات کہ سلنگ شاٹ تھی, سلنگ شاٹ میں پتھر کتنے تھے, یہ پھر ہم دوبارہ وہاں دیکھتے ہیں. پھر اس کے ماتھے پہ مارا تو پھر یقیناً باقی جسم کے اوپر ذرہ تھا. تو یہ باتیں آپ آہستہ آہستہ سپاٹس کے ساتھ کرتے ہیں. تیسری جو آج ہم نے بات کی وہ تابوت سکینہ کے حوالے سے تھی. تابوت سکینہ کے حوالے سے بھی قرآن مجید میں بھی بہت مختصر گفتگو ہے, لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ پہلے کی الہامی کتابیں, سیکولر ہسٹری, اور آج تک ایک تحقیق جاری ہے کہ تابوت سکینہ اس وقت کہاں ہے. کچھ لوگوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ جو بھی وار ریجنز ہوتے ہیں شاید یہ وہاں پر ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے آپ کے سامنے آج بھی رکھا کہ تابوت سکینہ جب انہوں نے رکھا اپنے مندر میں, سارے بت ٹوٹ کے. جب تک تابوت سکینہ اپنے صحیح لوگوں کے پاس نہیں ہوگا تو اس کی وجہ سے ایسی جنگ و جدل ہوتا رہے گا. حتیٰ کہ اگر آپ مانیں گے نہیں کہ پھر جب انہوں نے اس کو مندر سے نکالا, مندر سے نکال کے انہوں نے دفنا دیا, جس مقام پر دفنایا وہاں کے سارے لوگ مر گئے تھے. پھر انہوں نے قوم مالکہ کو کہا کہ آپ کی یہ تابوت کی وجہ سے ہو رہا ہے, آپ اس کو واپس بھیجیے. تو انہوں نے تابوت کو نکالا, بیل کے اوپر رکھا, بیل کے اوپر رکھ کے اس کو بھیجا. ادھر طالوت سربراہ چنے جا رہے ہیں اور وہاں پر تابوت سکینہ آ رہا ہے. تو یہ باقی باتیں ہم پھر مختلف کتابوں, مختلف ریفرنسز سے کرتے ہیں. we knit them together, cross references دیکھتے ہیں. ظاہر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کیسے اس بات کو پریسائز کریں گے آپ, کیا امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو کہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے. اور میرے خیال سے ہمارے سیگمنٹ کی سب سے بڑی باعث تعریف بات اور جو سب سے بڑا سوالیہ نشان وہ لوگ پوچھتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمیں بہت کم لمحوں میں ایک پوری, دیکھیں حضرت شمعون علیہ السلام ایک پوری شخصیت, پوری زندگی تھے, پوری زندگی گزاری انہوں نے. اب ہم نے ان کے اہم واقعات جو کہ مخصوص ایک تو قرآن میں اور باقی واقعات 10 منٹوں میں بتانے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام انٹر ہو چکے ہیں. اب تھوڑا سا واقعہ ہم کل کے لیے رکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی شروع ہو جائے گی. ہمیں یہ بتانا زیادہ اہم ہوگا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا نکاح طالوت کی بیٹی سے ہو رہا ہے, اور پھر طالوت کی کچھ حسد حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف آنے لگ جائے گا کیونکہ وہ بہت مشہور ہونے لگ جائیں گے. تو پھر اس طرح واقعات جڑتے چلے جاتے ہیں. اور جو ہماری ایک نیت ہے کہ وہ لڑی جو انبیاء کی چلتی آ رہی ہے, ہم بچوں کو وہ تسلسل بتائیں کہ کس تسلسل سے ہدایت آتی جا رہی ہے. یعنی ہم اسی آرڈر پہ جا رہے ہیں اور ہم اسی آرڈر کے اوپر. یہ بہت اہم ہے کیونکہ ظاہر ہے ایک تو ایک شخصیت پہ بات کرنا, ان حالات کا ذکر کرنا, ایٹ دا سیم ٹائم ایک آرڈر بھی مینٹین کرنا تاکہ آپ اس ہسٹری کے طور پر اسے پڑھ سکیں, سمجھ سکیں, جان سکیں اور کچھ سوال بھی کر سکیں. جیسے کہ فار این ایگزامپل, جیسے ایک بہت عام بات کہ حضرت داؤد علیہ السلام, ایک انگریزی کا محاورہ ڈیوڈ اینڈ گولیت, کہ جب کوئی بہت کمزور لیکن روحانی طور پہ بڑا آدمی کسی اس کو ہرا دے جو بہت بڑا ہو لیکن دل کے اندر کافر ہو, برا ہو, تو اس کے اندر ہم محاورہ استعمال کرتے ہیں ڈیوڈ اینڈ گولیت. یہ کنڈیشن ڈیوڈ اینڈ گولیت کی ہے کہ بہت کمزور ہیں لیکن روحانی طور پہ بہت بڑے ہیں, وہ ان سے لڑ رہے ہیں. تو جالوت کو ہم انگریزی میں گولیت کہتے ہیں. تو اس طرح کی کئی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں, پھر ہم چن رہے ہوتے ہیں اور پھر اس لحاظ سے آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ ہم تک ضرور پہنچایا کریں, جیسے ہم بہت پریسائز کر کے آپ تک انفارمیشن پہنچا رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیشہ میں اور شعیب ہمیشہ کہتے ہیں ہم یہاں پہ بیٹھ کے بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں, ہر دن ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. خرم بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ہم بڑھیں گے بریک, جانب اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. رمضان اور ہم آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور آج ایک ٹاپک جو ہم نے چوز کیا ہے وہ ظاہر ہے اس کے بارے میں بچے بھی جاننا چاہتے ہیں, اور ظاہر ہے ہمارے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں, ان کو بھی آج کلیریفائی کرنے کی کوشش کریں گے. آج ہم بات کریں گے جنات کے حوالے سے. جنات اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے, جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے, جن کا وجود قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے. اور لیکن بہت سارے کویسچنز جو ہیں وہ ہمارے مائنڈ میں آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں, کیا وہ ہمیں کبھی نظر آ بھی سکتے ہیں کہ نہیں, وہ کیسی زندگی گزارتے ہیں, اور اسپیشلی اگر وہ ہمارے ساتھ ہی زندگی گزار رہے ہیں, صرف ہمیں نظر نہیں آ رہے, تو آخرت میں ان کا بھی کیا حساب ہوگا اور کیسے ہوگا, اور ان کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں, ہم کس طرح سے ان کی اگر وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں تو کیسے ہم بچ سکتے ہیں. تو آج اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. مذہبی اسکالر راجہ ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم راجہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. راجہ صاحب, اسلام میں جنات کا کن کن حوالوں سے ذکر کیا گیا؟ جی, سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسانوں کا مقصد بیان کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور انسانوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جائیں.
لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جنات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہی ہیں اور ان کی کچھ حد تک انسانوں کے ساتھ سملیرٹیز بھی ہیں, کچھ چیزیں ہمارے اندر مشترکہ ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے بیچ میں کامن نہیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے بنایا, جنات جو ہیں ان کو آگ سے بنایا, اور ابلیس جو ہے وہ بھی ان سب سے بڑا جن جو ہے, یا آپ کہہ لیں کہ ان کا جو باپ ہے سب کا وہ ابلیس ہی ہے. اچھا پھر یہ کہ ان کی بھی فیملیز ہوتی ہیں, ان کے بھی بال بچہ ہوتا ہے, ان کی بھی کوئی آکوپیشنز ہوتے ہیں, کچھ کام وہ بھی کرتے ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم ان کے ڈفرینسز دیکھیں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اس کے علاوہ یہ کہ وہ جو ہیں ہم سے طاقت میں زیادہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان میں سے کچھ ہیں جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ 3 قسم کے جن ہیں, ان کی آپ نے نشاندہی کی کہ ایک وہ ہوتے ہیں جو آسمانوں میں اڑنے والے, ایک وہ ہیں جو کہ خانہ بدوش قسم کے ہوتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کر جاتے ہیں, پھر تیسرے قسم کے وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنی شیپ کو بدل سکتے ہیں, یعنی کہ شیپ شفٹنگ ٹائپس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل وہ انسان کا روپ بھی دھار سکتے ہیں. اچھا, بعض احادیث میں بالکل پھر انسانوں کو نظر بھی آتے ہیں جی, اس ٹائم پہ بھی نظر بھی آ جائیں گے آپ کو. سیدنا ابو ہریرہ والی بڑی مشہور حدیث ہے جہاں پہ وہ 3 راتوں کو لگاتار ایک بیت المال میں ایک شخص کو پکڑ رہے تھے جو چوری کر رہا تھا. تو ایونچولی جب وہ پکڑا گیا اور اس نے پھر کہا کہ جی رات کو تم آیت الکرسی پڑھا کرو, تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھا تو وہ جھوٹا لیکن اس وقت سچ بول گیا اور تھا وہ ایک شیطان تھا. اچھا پھر اسی طرح سے غزوہ بدر میں سراقہ بن مالک کی شکل میں ایک جن جو ہے وہ شکل اختیار کر کے آیا اور کافروں کو اس نے بڑا موٹیویٹ کیا کہ جی میں آپ کے ساتھ ہوں, چلے چلے جنگ میں چلے. لیکن جیسے ہی وہ 1000 فرشتہ نازل ہوتا ہوا دیکھا اس نے, تو اس نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ انفال میں ذکر کرتے ہیں اس کا کہ وہ توبہ کر کے وہاں سے بھاگ گیا. اچھا اسی طرح سے اور بھی پھر وہ آپ کو بڑی مشہور مثال ملتی ہے جہاں پہ جب مکہ میں جو مشرکین مکہ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پلاننگ اور پلاٹنگ کر رہے تھے کہ بھئی کس طرح سے ان کو راستے سے ہٹایا جائے, تو ایک بزرگ کی شکل میں جن جو ہے وہ آیا اور اس نے آ کے مشورہ دیا اور ابو جہل کی بات کی تائید کی کہ ہاں ہم ساروں کو مل کے ان کو قتل کر دینا چاہیے تاکہ کسی پر بھی الزام نہ لگے اور یہ معاملہ جو ہے وہ اسی طرح سے ختم ہو جائے. تو یہ بہت ساری اگزامپلس ہمیں ملتی ہیں کہ جب وہ انسانی روپ میں آتے ہیں, ورنہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ کتوں کے یعنی کالے کتے کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں, سانپ کا روپ بھی اختیار کر سکتے ہیں, اس کے اوپر بھی حدیث ملتی ہے. تو یہ تیسری کیٹیگری ہے, کلاسیفیکیشن ہے ان جنات کی جو کہ شیپ شفٹ کر لیتے ہیں. اور باقی جو 2 میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ تو انسانوں کو کس طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ جو اچھے جن ہیں وہ تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے, وہ تو آپ کی مطلب ابھی بھی ہمارے یہاں جہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں. اچھا ان میں بھی دیکھیں کلاسیفیکیشنز ہیں کہ اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. جی جس طرح لوگ اچھے برے ہوتے ہیں نا, فار ایگزامپل ایمان والے لوگ بھی ہوتے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ سورۃ الجن میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جن ایسے بھی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی اور فوراً سے اپنے لوگوں کے پاس واپس گئے کہ بھئی ہم نے تو بڑی امیزنگ چیز سنی ہے تو تم بھی اسلام لے آؤ, یعنی کہ وہ باقاعدہ دین کی دعوت دینے چلے گئے. جنات جو ہیں تو اپنے قبیلوں میں جا کر انہوں نے دعوت کا کام شروع کر دیا. اچھا لیکن پھر جو سرکش قسم کے شیاطین ہوتے ہیں, جن ہوتے ہیں, وہ پھر بہت غلط کام بھی کرتے ہیں. پھر اس میں اگر آپ زیادہ ڈیٹیل میں جائیں تو سیدنا سلیمان کا واقعہ اگر آپ کھول کے دیکھیں تو اس ٹائم پہ 2 فرشتے ہاروت ماروت جو ہیں وہ لوگوں کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کے طور پر جادو سکھانے کا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سکھائیں گے, لیکن جو کوئی جادو کی طرف جائے گا اس کی آخرت تو برباد ہو جائے گی. تو لوگ کہتے تھے بھئی بھاڑ میں گئی آخرت, ہمیں دنیا چاہیے اس وقت. تو بہرحال یہ جنات کا جو معاملہ ہے یہ ایسا ہی ہے کہ اس میں اچھے بھی ہیں, اچھے والے تو آپ کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں کرتے, وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. برے جو جنات ہیں, جو شیاطین ہیں, وہ بہرحال ایک لیول آف انوالومنٹ ہو سکتی ہے. اور اس کی بھی انوالومنٹ کب ہوتی ہے؟ جب یہ کالا جادو اور کالا عمل اور اس قسم کی چیزیں جب ہوتی ہیں تو اس میں پھر انہی شیاطین کو استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. اچھا یہ جو کہتے ہیں اکثر اوقات گاؤں کی طرف اگر چلے جائیں تو ہمیں جس طرح اکثر بتایا جاتا تھا اور ابھی بتایا جاتا ہے کہ آپ شام کے ٹائم درختوں کے نیچے سے نہ گزریں, درختوں کے نیچے نہ بیٹھیں, کیا اس سے ہوتا ہے کہ سایہ ہو جائے گا, جنات ہوتے ہیں یہاں پہ؟ اس میں کچھ حد تک صداقت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مغرب کے بعد جو ہے نا, مغرب کا ٹائم جو ہوتا ہے اس ٹائم پہ اپنے بچوں کو گھروں کے اندر کر لیا کرو, کیونکہ یہ شیاطین کے نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے. تو شیاطین جو ہے یہ اندھیرے کی مخلوق ہے, یہ اس ٹائم پہ ایک دم سے نکلتے ہیں, لیکن کچھ ٹائم کے بعد آپ پھر دوبارہ نکل سکتے ہیں باہر. جس طرح این مغرب کا جو ٹائم ہوتا ہے نا, اس سے تقریباً آپ 20-25 منٹ اوپر نیچے کر لیں تو یہ ٹائم ہوتا ہے جس میں کہا گیا کہ بچوں کو آپ گھر کے اندر کر لیں. اس کے بعد اگر رات کو فار ایگزامپل آپ
कहीं खाना खाने के लिए जाते हैं कुछ ऐसा, तो वो उसमें मसला नहीं है, लेकिन एंड वो टाइम जो है ना थोड़ा सा डेंजरस टाइम होता है। दूसरा ये कि जो दरख्तों के नीचे की बात की ना, तो उसमें भी हदीस आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ाए हाजत के लिए दरख्तों के नीचे जाने से मना फरमाया, और यही बात बताई कि ये तुम्हारे जो भाई जन्नात में से उनका किसी का घर भी हो सकता है या किसी के पड़ाव की जगह हो सकता है। तो शाम के टाइम पे खास तौर पे कहा गया कि दरख्तों के नीचे बैठने से मना किया गया, यानी उसमें चांस ऑफ एरर या चांस ऑफ रिस्क जो है ज्यादा हो जाता है। अच्छे जो जिन है मदद भी करते हैं किसी की? कर सकते हैं, लेकिन वो ये कि वो आपको पता नहीं चलेगा कि जिन ने ही मदद की है या नहीं की है। जैसे मेरे अपने उस्ताद मोहतरम जिनसे मैं हदीस पढ़ता था, उन्होंने मुझे कहा कि उनसे भी ये सवाल किया था मैंने कि भाई ये जो अच्छे जन्नात हैं इनका क्या ताल्लुक वास्ता होता है, तो उन्होंने कहा कि इस हद तक तो हो सकता है कि मिसाल के तौर पर अगर आप सुबह उठते हैं और रोज़ कुरान मजीद पढ़ते हैं तो वो आपकी तिलावत से खुश होते हैं, तो एक दिन आपका अलार्म नहीं बजा या आपने लगाया ही नहीं, तो आपको महसूस हुआ कि किसी ने आपको उठाया है और आपने कहा सुभान अल्लाह यार मेरी तो खुद बखुद ही आंख खुल गई, हालांकि अलार्म भी नहीं बजा आज, लेकिन वो खुद बखुद शायद कोने में एक जिन मुस्कुरा रहा है कि तुम अपने आप को ही क्रेडिट दे दो, हालांकि मैंने उठाया। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी इस तिलावत से या तुम्हारी इबादत से महसूस होता हूँ। अच्छा, बहुत सी वीडियोस सामने आती हैं अक्सर किसी सुनसान इलाके की, किसी रास्ते की, किसी ऐसे घर की जो सुनसान वीरान होता है, और वो कहते हैं कि जी मूवमेंट यहाँ पे कुछ हुई है या कोई ऐसा महसूस हुआ कि कोई जिन या ऐसी कोई मखलूक थी, कि वाकई कैप्चर होते हैं कैमरे में या कि सिर्फ और सिर्फ ये व्यूज बनाने के चक्कर में लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं? व्यूज बनाने के चक्कर में पहली बात। दूसरी बात ये कि देखें जो वीरान इलाके होते हैं ना उसमें जन्नात का पड़ाव होने का चांस बहुत हाई होता है, क्योंकि जन्नात प्राइमरीली इंसानों के बीच में मिलना जुलना नहीं चाहते, वो आपसे दूर ही रहना चाहते हैं। उनकी एक अपनी यूनिवर्स है, आपकी अपनी यूनिवर्स है, दोनों आपस में मर्ज करती हैं किसी न किसी पॉइंट पे, तो वो कोशिश करते हैं कि उस जगह पे पड़ाव डालें जहाँ पे मिसाल के तौर पे कोई गंदगी वाली जगह है, जहाँ पे कोई आता नहीं है, या मिसाल के तौर पे कोई वीरान घर है, कोई अबैंडन्ड है, वहाँ जाके ये पड़ाव डाल देंगे। इसीलिए हमें ये कहा गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि जब आप अपने घर में दाखिल हो तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहें, किसी कमरे में भी दाखिल हो तो कह दें, और इसी तरह से बाथरूम में जाने की दुआ हमें सिखाई गई कि हर जो है ना खबीस जिन और जिन्नी से हम लोग अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं, क्योंकि आप अगर घर में आए हैं और आप पहले से काफ़ी देर से घर से गए हुए थे, तो हो सकता है कोई जिन्नात का लश्कर वहाँ से गुजर रहा हो या कोई चीज़ और वहाँ पड़ाव डाल दें। तो जब आप घर में दाखिल होकर अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, या फिर जिस तरह हदीस में आता है कि बिस्तरे को झाड़ लिया करें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के, कि अगर कोई जिन वहाँ पे है भी तो वो आपकी ये कलमात सुन के निकल जाएगा। क्योंकि वो आपसे फिर ज़्यादा इंगेज नहीं करेगा, वो निकल जाएगा। लेकिन अगर आप आते हैं और आप बगैर किसी यानी सलाम दुआ के, तो फिर जिनको लगता है कि ये ईमान वाला शख्स नहीं है या उस तरह से है, तो फिर वो छेड़खानी का मामला जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। कमजोर ईमान होता है वहाँ पर वो हिट करते हैं, कर सकते हैं। और इसलिए हमें जो बहुत सारी दुआएं अज़कार सिखाई गई हैं सुबह शाम के शयातीन से बचने के लिए, मिसाल के तौर पे आप दिन में अगर 100 दफ़ा सुबह पढ़ लेते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, तो हर किस्म के शैतान के शर से आप बच जाते हैं शाम तक। इसी तरह शाम को ये पढ़ लेना, रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ के सोना, तो कोई भी शैतान जिन आपको टच नहीं कर सकता। फिर घर से निकलते वक्त ये पढ़ना बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये जो घर के बाहर आपके शैतान वेट कर रहे होते हैं, वो कहते हैं भाई आज तो ये अल्लाह की हिफाजत में आ गया, तो आपको छोड़ देते हैं। इसी तरह सूरह फलक नास है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं इनसे बचने के लिए। अच्छा, देख कब कर सकते हैं आप जी? क्या हम जिन्नात को देख भी सकते हैं? जिन्नात को ओरिजिनल फॉर्म में तो आप नहीं देख सकते, क्योंकि वो एक नारी मखलूक है। लेकिन अगर लेट्स सपोज किसी के, जिसने आपने बताया किसी का रूप, हाँ, फिर आप देखिए कैसे मालूम होगा कि जिन है ये? कोई तरीका? ये अगर वो जिनों वाली हरकतें कर रहा है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे एक जानवर है ना, कुत्ता है फॉर एग्जांपल। अब कुत्ता, काला कुत्ता बाहर काले कुत्ते पे शक करने वाली बात नहीं है कि जो जानवर गुजरा उस पर आप शक करें कि ये कहीं जिन ना हो। लेकिन अगर एक कुत्ता आपको नजर आता है फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही मशकूक किस्म की एक्टिविटीज हैं, तो फिर आप कह सकते हो कि वल्लाहु आलम, यानी फिर भी आप श्योरिटी से तो नहीं कह सकते। लेकिन हमें ये कहा गया कि जिस तरह एक सहाबी थे ना, उन्होंने, उनके घर में एक सांप था, तो उन्होंने क्या किया, उस पर हमला किया, बहुत बड़ा अजदहा था, उन्होंने उस पर हमला किया, उसने आगे से हमला किया, दोनों की डेथ हो गई। तो जब ये मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपने फरमाया कि काश कि वो उस पर वार करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ देता और उसको कह देता कि यहाँ से अल्लाह का, मतलब अल्लाह के नाम से उसको कहता कि यहाँ से निकल जाओ, तो वो निकल जाता क्योंकि वो जिन था। अब ये खबर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्तों ने आके बताई ना कि भाई वो एक जिन था जो इस तरह से। तो कहने का मकसद ये कि अगर ऐसा मामला हो भी तो हमें बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, अल्लाह का नाम लेना चाहिए और उसको कह देना चाहिए कि यहाँ से आप निकल जाओ। अगर तो वो वाकई में जिन हुआ तो वो चला जाएगा, अगर नहीं जा रहा इसका मतलब है कि फिर वो वाकई में कोई कुत्ता है या सांप है, जो भी मखलूक है, तो उसके लिए फिर आप जो भी प्रिकॉशन ले सकते हैं वो फिर आप ले लें। ओके। और ऐसे में जिस तरह हम बात करें कि जो घर खाली है या कोई जाके आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, ऐसे में जब कोई नया घर बनाए तब भी बड़ा ज़रूरी है कि पहले से ना रह रहे हों? बिल्कुल पढ़ें, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जब नया घर आप बनाते हैं
तो सूरतुल बकरा की तिलावत वहाँ पे जरूर कर लेंगे। खाने का एहतमाम वैसे किया भी जाता है खास तौर पे सूरतुल बकरा की, वो इसलिए क्योंकि सूरतुल बकरा के बारे में आता है कि जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है ना, उस घर से शयातीन भाग जाते हैं। तो जिनको खास तौर पे हमारे व्यूअर्स लिस्टर्स में जिनको खास तौर पे ये प्रॉब्लम हो कि भाई हमारे घर में कोई साया महसूस होता है या कोई एबनॉर्मल पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, और ये आपको मैं बताऊँ ये सिर्फ ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में ही हो रहा है या गांव में होता है, नहीं, ये आपको मैं बताऊं फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के अंदर बाकायदा एक डिपार्टमेंट है ऑफ पैरानॉर्मल साइंसेज, वो बाकायदा इस चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि भाई कुछ चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उनका और हमारे में फ़र्क ये है कि वो उसको कहते हैं कि मे बी इट्स कोई डीमंस में ले जाते हैं या मे बी साइंस की बुनियाद पे उसको इंटरप्रेट करते हैं कि कुछ ऐसा हुआ होगा। लेकिन ये मेटाफिजिकल और पैरानॉर्मल का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें जो कि साइंस के पैराई में नहीं आ सकती, यानी इट्स पैरानॉर्मल, इट्स पैरासाइकोलॉजिकल, ठीक है ना, कोई ऐसी चीजें जो नॉर्मल साइकोलॉजी के जुमरे में नहीं आ रही है, नॉर्मल साइंस के इवन पैरानॉर्मल साइंसेस कहते हैं कि वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल चीजें हो रही हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक चीज टेबल पे पड़ी है तो टेबल पे ही रहेगी, लेकिन अगर वो हवा में मुअल्लक हो रही है तो फिर सवाल बनता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें वाज़ेह तौर पर बताया हुआ है कि जन्नात हैं, उनकी खास पावर्स हैं, और वो वैसे आपके साथ एंगेज नहीं करते, क्योंकि ये इतना कॉमन मसला नहीं है कि आपके कि हर वक्त ही बस जिन्नों का हमें डर लगा रहता है। शायद जिन्नों को हमारे से ज़्यादा डर होता होगा क्योंकि अशरफुल मखलूक़ात इंसान है। अल्लाह ताला फरमाता है कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, और इसीलिए फरिश्तों को कहा गया था कि आप आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा करें, इंक्लूडिंग इब्लीस जो कि जिन था, और उसने फिर इनकार कर दिया और तकब्बुर हो गया। तो इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एज़ लॉन्ग एज़ आप अपनी नमाज़ों में पूरे हैं, आप अपनी सुबह शाम के अज़कार रखें, कुरान मजीद की तिलावत रखें, तो इंशाल्लाह कोई डरने की बात नहीं है। डरना उनको चाहिए, हमें नहीं डरना चाहिए। बेशक ऐसे है। राजा साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, बड़ा अहम मौजू जिन्नात, उससे मुतालिक हम बात कर रहे थे। नाज़रीन ब्रेक की तरफ बढ़ना, ब्रेक से वापस आते हैं साथ में। अफ्तारी के वक्त चूंकि सब घरों के अंदर है, गलियां सुनसान होती हैं, ऐसे में जो डाकू है ना बड़े एक्टिव हो जाते हैं बहुत ज्यादा। इसी तरह शहरी के बाद भी ऐसे होते हैं, बहुत स्पेसिफिक स्लॉट्स हैं जिसमें हम देखते हैं डाकू बड़े एक्टिव हो जाते हैं। और फिर कराची की बात करें एग्जैक्टली जहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, वहाँ का क्राइम रेट दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। और एक ऐसा विजुअल हमने देखा कि कैसे कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक शहरी ने डकैती की वारदात को नाकाम बनाया। आपको दिखाते हुए किस तरीके से उसने किया कि मोटरसाइकिल सवार मुबैना डाकू शहरी के पास रुकते हैं और शहरी एकदम उसको दबोच लेता है। एक मुलजिम भाग जाता है और दूसरा मुलजिम जिसके पास पिस्तौल है उससे वो शहरी पिस्तौल छीन लेता है, और मुबैना डाकू का जो साथी फरार हो तो नजर नहीं आ रहा, ज़्यादा तो निकल गया, लेकिन इस वारदात की सीसीटीवी फुटेज है वो ज़ाहिर सामने आई है। फिर उसके बाद घर से और भी एक दो लोग निकल आते हैं और सब मिलकर उसे पकड़ते हैं, फिर शहरी इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे में किस तरीके से उस शहरी ने अपनी भी जान बचाई, अपने माल की भी इसने हिफाजत कर ली और उस डाकू को बड़ा दबोच दिया और पुलिस के अब हिरासत में वो है। अच्छा, सिर्फ कराची की बात तो हम कर रहे हैं साथ साथ, लेकिन ऑब्वियसली ये तमाम शहरों से इस तरह के क्राइम्स जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, स्पेशली शहरी के टाइम जिसने आपने जिक्र किया, इफ्तारी के फौरन बाद जिक्र किया। ये तो चले आप वो बता रहे हैं कि जो सुनसान टाइमिंग होती है कि सुनसान गलियां हैं, उस टाइम पर इस तरह की वारदातें रिपोर्ट हो रही होती है, बट एट द सेम टाइम बाज़ औक़ात तो ये भी होता है कि बगैर किसी डर खौफ के जहाँ पर रश वाली जगह वहां पर भी ऐसी वाकयात हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, कल गुलिस्तान जौहर से भी एक वाकया रिपोर्ट हुआ था, डिलीवरी बॉय था एक, उसको कत्ल कर दिया डाकुओं ने। जो जरा सी मज़ाहमत करता है डाकू, एक दो बच्चे उसके छोटे छोटे, दो बच्चे उसके, अब जाहिर है मुलजिम को उसको जाहिर है बाकी जो है लोगों ने मुलजिम को पकड़ा और वहीं पर उसको बड़ी बुरी तरह से उसको इबरत का निशान तो एक तरह से बनाया, बट एट द सेम टाइम उन बच्चों का क्या होगा? ये मैं सोचती हूँ कि जो लोग ऐसे काम करते हैं वो क्यों नहीं सोचते अपनी भी आपकी फैमिलीज होंगी, या चलें आपने अपनी फैमिली, आपकी फैमिली ने आपको डिसोन कर दिया या व्हाट्सएवर, बट उन लोगों का, उन बच्चों का डिलीवरी बॉय कितने ही कमाता होगा वो दिन में? कोई भी सबीन, कोई भी जिसके साथ ये वाकया वहाँ पर हो रहा था। कराची से ऐसी खबर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होती हैं। अब वज़ीर दाखिला सिंध की बात करें, ज़ियाउल हसन साहब, उन्होंने वाकये का नोटिस लिया है, SHO को मुअत्तल कर दिया है। अगर रवां साल लूट मार की वारदातों की हम बात करें तो जाम बहक अफराद की तादाद 48 हो चुकी है। 48 अफराद, 48 कराचियाइट्स चले गए हैं इस दुनिया से इन वाकयात में। अगर 8 रोज़ की बात करूँ, इस दौरान खातून समेत 5 शहरी डाकुओं की गोली का निशाना बन चुके हैं। चाहे पर गुलिस्तान जौहर हो, गुलशन इकबाल हो, कोरंगी हो, लांडी हो, नॉर्थ नाज़िमाबाद हो, क्लिफ्टन हो, कोई इलाका भी हो, हम ऐसी खबरें वहाँ से देखते आ रहे हैं। ज़ाहिर है कराची से मुतालिक खबरें जो कि ज़्यादा आती हैं, इसलिए निगाहें कराची की तरफ भी होते हैं कि हर बार नोटिस लेना क्या उससे काम हो जाता है? नोटिस लेने से क्या किसी की जान वापस आ जाएगी? काम होना चाहिए, मुतालिका इदारों को काम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, ये तो बात हम करते हैं जो स्ट्रीट क्राइम है वहाँ का, जो कि एक बड़ा चैलेंज है कराची के लिए और हर वक्त की हुकूमत का एक बड़ा चैलेंज रहा है। और ऐसे में हम ये भी देखते हैं सबीन के बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स जहाँ पे लोग जाते हैं खाने पीने के लिए, वहाँ पे हम ये देखते हैं कि
چاہے وہ وقت کوئی بھی ہو جس طریقے سے ڈاکو آتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں. لیکن کراچی والے اتنے زیادہ کیوں جاتے ہیں ان ریسٹورینٹ صرف چونکہ وہاں پہ بہت مزے کی چیزیں ہوتی ہیں, تو کراچی والے تھوڑا ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے دوستوں یاروں کے ساتھ جاتے ہیں اور کچھ کھاتے ہیں. جیسے کہ ایک جنگلی فالودہ بڑا مشہور ہوا ہے کراچی کا, اس کے بڑے چرچے ہیں جی. لیاری میں ہے یہ, جھٹ پٹ فروخت ہوتا ہے یہ, اور لوگ بہت زیادہ اس کو پسند کر رہے ہیں. تو ایک رپورٹ ہے اس حوالے سے ساجد اوان کی, آپ کو دکھاتے ہیں. تیز دھوپ اوپر سے روزہ, پھر بھی لگی ہے لمبی قطار. یہ لیاری کا علاقہ چاکی واڑا جھٹ پٹ مارکیٹ ہے, لیکن یہاں مفت سامان نہیں بٹ رہا, بلکہ نام کی طرح بے مثال جنگلی فالودے کی دھوم شہریوں کو کھینچ کر یہاں لے آئی ہے. آخر یہ جنگلی فالودہ کیا ہے, آئیے آپ کو بتاتے ہیں. چاکی واڑا رول پوائنٹ کی شاپ پر ہر سال رمضان المبارک میں جنگلی فالودہ پیش کیا جاتا ہے, جس کی تیاری کے لیے خصوصی انتظامات ہوتے ہیں. جنگلی فالودے کی تیاری 2.5 من دودھ سے کی جاتی ہے. سب سے پہلے بڑے ٹب میں برف کا چورا, پھر اس میں ایسنس کا چھڑکاؤ کر کے جیلی, تخملنگا, گائے اور بھینس کے دودھ کے کھوئے, چیری گلکن کی آمیزش کے ساتھ اسے تیار کیا جاتا ہے. کچھ دیر بعد ٹب کو مین کاؤنٹر پر رکھ دیا جاتا ہے, جہاں آئس کریم, جیم, چاکلیٹ سیرپ اس میں شامل کیے جاتے ہیں. جنگلی فالودہ اپنی خوبصورت سجاوٹ اور منفرد ذائقے کے ساتھ شہریوں کو پیش کیا جاتا ہے. نارمل شربت جو چلتا ہے 15-17 سال سے چل رہا ہے, یہ جنگلی فالودے کو 3 سال ہو گئے. یہ عوام کی خدمت کے لیے ہم لوگوں نے کنورٹ کر دیا اس کو فالودے میں, شربت میں مکس. کے اندر دودھ ہوتا ہے, صحیح ہے, کھویا ہے, گلقند ہے, بہت سارے آئٹم ایسے جو میٹھے میں ڈلتے ہیں. پہلے یہاں جو ہے نا ہم لوگوں کا رول پوائنٹ ہے, یہ سال کے 12 مہینے چلتے ہیں. جنگلی فالودہ حاصل کرنا بھی کسی امتحان سے کم نہیں ہے. جی ہاں, کیونکہ فالودہ صرف 1.5 گھنٹے میں مکمل فروخت ہو جاتا ہے. کچھ ہی شہری فالودے سے محظوظ ہو پاتے ہیں, لیکن زیادہ تر مایوس لوٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. یہ جنگلی فالودہ کے لیے میں یہاں 2 گھنٹے سے کھڑا ہوا ہوں. ہم لوگ خود جنگلی بننے جیسے ہو گئے ابھی. مجھے تو میرے دوستوں نے بتایا تھا یہاں پہ کوئی فالودہ وغیرہ ملتا ہے, تو میں ان کے ساتھ آ گیا, مگر جب آ کے دیکھا تو رش اتنا تھا, اس کے بعد پھر بس کر گئی میری. تو جنگلی فالودے کے 6 ٹب روزانہ تیار کیے جاتے ہیں. جنگلی فالودے کی ایک تھیلی صرف 100 روپے میں فروخت ہوتی ہے, جس میں 2 گلاس فالودے کے مزے لوٹے جا سکتے ہیں. کیمرامین مصباح الدین کے ہمراہ ساجد اوان, ہم نیوز, کراچی. تو جی افطاری سے پہلے یہ سما ہوتا ہے وہاں پر بہت سی دکانوں پہ یوں تو, لیکن جنگلی فالودے کی دکان پہ رش زیادہ. ہمیں کہا اتنا یمی ہے کہ ہم آپ کو افطاری کے بعد ہی دکھائیں. ویسے 1.5 گھنٹے کی لائن کی بات وہ کر رہے تھے, لیکن ابھی ہم نیوز پہ ہماری اس ٹرانسمیشن کے بعد شاید یہ 1.5 گھنٹے سے اور کم ٹائم ہو جائے اور جلدی بک جائے. بالکل جی. ناظرین وقت کا ختم, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. بہت سا خیال رکھیے, اللہ حافظ.